तो हेलो एवरीवन, चलिए फुल मौज और मस्ती के साथ स्टार्ट करते हैं एसओ टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपने नोटबुक पेन नहीं लेके बैठे हैं साथ में तो प्लीज ले लें। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आप साथ साथ नोट कर सकते हैं और आपको अल्टीमेट मजा आने वाला है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ही स्पीक्स इलोक्वेंटली एंड कैन पुल क्राउड्स। कि वो इलोक्वेंटली स्पीक करता है मतलब बोलता है। नॉर्मली इलोक्वेंट वर्ड जो होता है ये यूज किया जाता है नेता वगैरह जो होते हैं, लीडर्स होते हैं, उनके लिए। आया कहां से है? ये आया है लोकी से, LOQI। लोकी का मतलब होता है टू से या टू स्पीक। अगर आप लोगों ने कुछ और वर्ड पढ़े हो जैसे सोलिलक्वी, इसका मतलब होता है अकेले बातें करना। लोकी आ रहा है ना। और ऐसे ही वर्ड होता है लोकेसियस, जिसका मतलब होता है ज्यादा बोलना। ओके, सो हमें ये समझ आ गया LOQI जहां पे लगा हो तो वो बोलने से रिलेटेड है। सो इसीलिए इलोक्वेंटली का मतलब होता है बहुत ही शानदार तरीके से बोलना, इतना अच्छे से कि सारी की सारी जो क्राउड है ना वो आपकी तरफ खींची चली आए। समझ गए? उसे इलोक्वेंटली स्पीकर बोलते हैं जो ऐसा कर पाता है। मोस्टली जो नेता होते हैं इस टाइप के होते हैं। और ऐसा ही एक वर्ड और भी होता है, रेट्रिक। रेट्रिक और आर्टिकुलेट, इनका मतलब भी ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। आर्टिकुलेट मतलब जो अपनी बातों को अच्छे ढंग से बुन पाए, मतलब जहां जो जैसा वर्ड यूज करना है वैसा ही वर्ड यूज कर पाए, वो आर्टिकुलेट स्पीकर होता है। रेट्रिक वो स्पीकर जो कि जैसे मान लो डिबेट वगैरह चल रही हो तो आपने देखा होगा कि कुछ नेता ऐसे, जैसे मान लो संबित पात्रा स्पोक्स पर्सन है, तो वो ऐसे हैं कि जल्दी से उनको फंसाया नहीं जा सकता है। तो ही इज वेरी रेट्रिक इन हिज स्पीच, जिसको फंसाना बहुत मुश्किल हो, काफी एक टाइप से चतुर हो बोलने में, रेट्रिक। इलोक्वेंटली समझ आ गया? काफी एक्सप्रेसिव हो, फ्लुएंट हो, उसको इलोक्वेंट बोलते हैं। और ऑब्वियसली उसकी स्पीच में दम तो होता ही है, तभी वो इलोक्वेंटली बोल पाता है। हमसे पूछा गया था ओपोजिट। अब आते हैं मुद्दे वाली बात पे। सो कंफ्यूजिंग का तो कोई मतलब ही नहीं होता इलोक्वेंट से, इसीलिए कंफ्यूजिंग बिल्कुल इसका एंटोनिम है। बाकी तो सारी चीजें होती हैं भाई इलोक्वेंट स्पीकर के पास। एक्सप्रेसिव भी होता है, पावरफुल भी होता है, मतलब उसकी स्पीच पावरफुल होती है, और फ्लुएंट भी होता है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। All the developments that took place in 20th century have had implications for the next century. Implications होना किसी चीज की, जैसे भाई अगर आप कुछ गलत करेंगे तो उसके implications जो होंगे वो बहुत खराब होंगे, ऐसा बोला जाता है। काफी दिक्कत वाले होंगे, फ्यूचर में आपको दिक्कत आएगी। सो implication का मतलब होता है उसके परिणाम, और इसका सिनोनिम हो जाएगा कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस वर्ड कैसे बना है देखिए, काफी इंटरेस्टिंग है। सीक्वेंस वर्ड आ रहा है इसके अंदर, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, SEQUENC, सीक्वेंस। सीक्वेंस का क्या मतलब होता है? एक के बाद दूसरी चीज होना, मतलब एक का परिणाम दूसरा होना, दैट इज सीक्वेंस। इसीलिए ये वर्ड बना हुआ है कॉन्सिक्वेंस, जिसका हिंदी में मतलब होता है भाई परिणाम। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इंप्लीकेशंस मतलब कॉन्सिक्वेंसेस, और हमसे नियरेस्ट मीनिंग पूछा गया था, सो ऑब्वियसली ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। एवरीवन हैज टू फाइट द इनर्शिया इन द सिस्टम, और हमें ऑपोजिट बताना है। इनर्शिया आपने अगर फिजिक्स साइड अगर आपकी रही होगी, साइंस साइड रही होगी, तो काफी बार पढ़ा होगा आपने इनर्शिया। जड़ताव हिंदी में अगर बात करें, एक टाइप से फ्रिक्शन, जो चीजों को रोकता है, उनको ढीला ढाला बनाता है, स्लगिस बनाता है। सो इंडोलेंस का मतलब भी होता है बिल्कुल लेजी, इनएक्टिव होना, और टॉपो का मतलब भी सेम होता है। यहां पे हमें बताना है ऑपोजिट। सो एक्टिव वर्ड आपने सुना है ना, और यार वह लड़का काफी एक्टिव है, स्पोर्ट्स वगैरह खेलता रहता है, एक्टिव है। एक्टिव से ही बनी हुई है एक्टिविटी। एक्टिविटी जो भी होती है उनमें भाई कोई एक्टिव होगा वही पार्टिसिपेट कर सकता है। सो एक्टिव से ही एक्टिविटी बना हुआ है। सो ये जस्ट इसका एंटोनिम है, उल्टा है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। He is such a leader that his actions are contagious. Contagious disease होती है नॉर्मली, जो फैलने वाली बीमारी होती हैं, जैसे कोविड, कोरोना वायरस जो था, और भी काफी ज्यादा मतलब स्किन डिजीज वगैरह भी होती हैं जो फैलने वाली बीमारियां होती हैं। कॉन्टेगियस डिजीज मतलब जो स्प्रेड होती हैं। हमसे क्या पूछा गया है? नियरेस्ट पूछा गया है। सो ऑब्वियसली जो ट्रांसमिट होती हैं, ट्रांसमिट का मतलब क्या होता है? जो चीजें एक से दूसरी जगह से फैलती हैं, ट्रांसमिट होने वाली चीजें।
सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। देयर इज ए नीड टू प्रोमोट फिलैंथ्रोपी इन एजुकेशन। ये बताओ भाई, हमें एक चीज पता है, एंथ्रोपोज मतलब होता है मैनकाइंड, ठीक है। एंथ्रोपोज मतलब, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं भाई, एंथ्रोपोज मतलब मैनकाइंड। सो और अगर मैं आपको बताऊं कि रूट वर्ड जो प्रीफिक्स जहां भी फिलो लग जाए उसका मतलब लव होता है, तो आप बोलोगे फिर तो हम बना देंगे मीनिंग, फिलो मतलब लव, एंथ्रोपोज मतलब मैनकाइंड। सो वन हु लव्स मैनकाइंड उसको फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि मिजन का मतलब, मिजन या मिजो का मतलब हेट होता है, और अगर मैं एक वर्ड लिख दूं यहां पे, अब बताओ भाई, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, मिजनथ्रोपिस्ट। आप बोलोगे एंथ्रोपोज मतलब मैनकाइंड, मिजन मतलब हेट, सो वन हु हेट्स मैनकाइंड, बिल्कुल। सो वोकैब इज ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट, 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 फुल मजे के साथ सीखने वाली चीज है अगर आप कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे तो। सो एंथ्रोपोज मतलब मैनकाइंड होता है, फिलो मतलब लव होता है। वन हु लव्स मैनकाइंड, जो उनके लिए अच्छा करना चाहता हो, बिल्कुल मर मिटे लोगों के ऊपर, ठीक, काफी खुले दिल का आदमी, लव जो करता हो, दूसरे लोगों से प्यार करता हो, प्रेम। सो अब यहां पे बताइए, बिल्कुल ओपोजिट जाना है आपको। सो चैरिटी तो ऑब्वियसली सिमिलर है। बेनीवोलेंस, बेनी वर्ड जहां भी इंग्लिश लैंग्वेज में प्रीफिक्स लग जाए ना तो अच्छा वर्ड बनता है हमेशा। जैसे बेनिफिट सुना है क्या आपने, आप बोलोगे सुना है, अच्छा वर्ड होता है कि नहीं। बेनीवोलेंस सुना है कि नहीं, सुना होगा, ऑब्वियसली यहां भी आ रखा है। वोल्वो मतलब विश होता है जो दूसरों के लिए अच्छी कामना करे। और बेनिफिट, बेनीवोलेंस, बेनिडिक्शन, ये सारे वर्ड जो भी होते हैं जहां पे बैनी लग जाता है प्रीफिक्स, वो अच्छे वर्ड होते हैं। बैनी मतलब होता है गुड, और MAL लग जाए तो मतलब बैड, बुरा। सो जहां भी प्रीफिक्स MAL लग जाए, जैसे माल न्यूट्रिशन और आपका माल फंक्शनिंग, ये सारे वर्ड जो होते हैं ये खराब वर्ड होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत वाले वर्ड होते हैं। सो हमें एक चीज तो पता चल गई, फिलैंथ्रोपी मतलब वन हु लव्स मैनकाइंड, चैरिटी सिमिलर है, बेनिवोलेंस सिमिलर है, और लाइकलीनेस सिमिलर है। उल्टा क्या बच गया, नास्टीनेस। सो नेस्टीनेस, नेस्टीनेस इसका क्या हो जाएगा, ओपोजिट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। द बजट इनकॉर्पोरेटेड ए नंबर ऑफ टैक्स रिफॉर्म्स विच इंक्लूडेड हायर टैक्सेस फॉर द वेरी रिच। इनकॉर्पोरेट करना मतलब भाई ऐसा बोलते हैं कि अच्छी हैबिट्स को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, मतलब इंक्लूड करना चाहिए, मतलब एक टाइप से इंटीग्रेट करना चाहिए। सो नियरेस्ट पूछा हुआ है, सो ओनली बी ही एग्जैक्ट सिनोनिम है जो कि इंटीग्रेटेड है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। व्हाट वी लैक इन द करंट टाइम्स इज कंपैशन। कंपैशन का मतलब होता है भाई करुणा, दया। जैसे कंपैशनेट ग्राउंड पे लोग मर्सी पेटिशन डालते हैं, किसी को मान लो 20 साल की जेल हो रखी है तो वो प्रेसिडेंट को लिखते हैं कंपैशन ग्राउंड पे, मर्सी ग्राउंड भी बोलते हैं, कंपैशन भी बोलते हैं, कि दया, दया की जाए मेरे ऊपर। सो कंपैशन मतलब समझ गए, दया। जो काइंड हार्टेड लोग होते हैं उनके दिलों में बहुत ज्यादा कंपैशन होता है, दया होती है, करुणा। सो अब हम एक चीज समझ गए, कंपैशन का मतलब करुणा, दया। इसका जस्ट हमें उल्टा बताना है। सो इंडिफरेंस जो है इसका एग्जैक्ट उल्टा हो जाएगा। इंडिफरेंस का मतलब होता है वन हु लैक्स इन कंपैशन, जिसके अंदर मतलब फीलिंग्स कम होती हैं उसको इंडिफरेंस बोलते हैं। अच्छा, बाकी में क्या दिक्कत है, देखो भाई इम्पैथी की ओर बढ़ते हैं। पैथोज का मतलब होता है फीलिंग्स। पैथोज जो रूट वर्ड होता है इसका मतलब होता है फीलिंग्स या फिर डिजीज। डिजीज तो आपको बता दूं, जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा पैथेटिक, वह जो परफॉर्मेंस थी वो पैथेटिक थी, बिल्कुल पैथेटिक मतलब लाइक ए डिजीज, बहुत ही खराब थी परफॉर्मेंस। ओके, फीलिंग वाला आपने कुछ वर्ड सुने होंगे, ध्यान से देखना। सिंपैथी सुना है, मना मत करना प्लीज, सिंपैथी सभी ने सुना है। मतलब सिम मतलब सेम, पैथोज मतलब फीलिंग, सेम फीलिंग होना। और अगर मैं इसको लिख दूं एंटीपैथी, एंटी मतलब होता है अगेंस्ट। हाँ, ये वो आंटी नहीं है, ये आंटी पुलिस बुला लेगी वाली, ठीक है। एंटी, एंटी मतलब अगेंस्ट, पैथोज मतलब फीलिंग। सो जो फीलिंग्स अगेंस्ट हो वो एंटीपैथी होती हैं, समझ गए, मतलब डिसलाइक। अगर आपकी फीलिंग दूसरे से एंटी होंगी तो आप दोनों आपस में प्रेम करेंगे क्या, नहीं, आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा डिसलाइक करेंगे, हेट की भावना होगी, हैट्रेड फीलिंग्स होंगी। सो एंटीपैथी मतलब डिसलाइक, हैट्रेड। ओके,
सिंपैथी, एंटीपैथी, ऐसे एक वर्ड और होता है अपैथी। अपैथी मतलब कोई भी फीलिंग्स नहीं होना, वो अपैथी होता है। और इम्पैथी, अब आ जाओ इस वर्ड पे, इम्पैथी पे, EMPATHY, पैथोज मतलब फीलिंग, और EM का मतलब होता है बिल्कुल इनसाइड। आपका काफी बार ऐसा होता है, मूवी देखते हैं और आपकी आंखों में पानी आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आप बिल्कुल एम्पैथेटिक फील करते हैं। आप अपने आप को बिल्कुल उस करेक्टर की जगह पे रख के देखते हैं कि अरे मैं तो, जैसे मतलब जो हीरो के साथ हो रहा है या जो हीरोइन के साथ हो रहा है वो बिल्कुल मेरे साथ ही हो रहा है। मान लीजिए हीरो की शादी होने वाली थी हीरोइन से और कुछ ऐसा ट्विस्ट आ गया, शादी नहीं हो पा रही है अभी, हीरो परेशान है और आप मूवी देख रहे हैं, आप भी बहुत परेशान हो गए। आपको ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल जैसे आपसे ही शादी होने वाली हो। सो ये जो फीलिंग होती है, बिल्कुल अपने आप को उसकी जगह पे रख के देखना, इसको एम्पैथेटिक बोलते हैं। एम्पैथेटिक फील करना, एम्पैथेटिक फील करना मतलब बिल्कुल उसकी जगह पे। सो एम्पैथी तो बिल्कुल कंपैशन, करुणा हो गया ना। ऐसे ही केयरफुलनेस मतलब ऑब्वियसली उससे रिलेटेड ही हो गया, केयरफुल होना उसके लिए, बट इन डिफरेंस जस्ट ऑपोजिट है। सो ऑब्वियसली सी इज द करेक्ट आंसर। और इतनी सब चीजें आपको इसलिए बताई जानी ताकि बाकी भी आपकी वोकैब अच्छे से डेवलप हो जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। हिज थीसिस मेक्स ऑल जेनरिक स्टेटमेंट्स विच हैव ऑलरेडी बीन प्रूव्ड। जेनरिक स्टेटमेंट होती है जनरल, जनरल स्टेटमेंट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इस टाइप की, जैसे कोई भी जनरल स्टेटमेंट देना, ब्रॉड स्टेटमेंट देना एक टाइप से। सो ब्रॉड इज द करेक्ट सिनोनिम, नियरेस्ट बोल सकते हैं आप, बिल्कुल नजदीक है इसके, ब्रॉड, ब्रॉड स्टेटमेंट देना जिसमें सब लोग इंक्लूड हो जाएं। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। टेम्पेस्चुअस बिहेवियर, टेम्परामेंट भाई उसका बहुत हाई चल रहा है। टेम्परामेंट मतलब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है उसका, एक टाइप से गुस्सा बहुत हो रखा है। सो टेम्पेस्चुअस का मतलब होता है बिल्कुल तूफान आना, अंदर इमोशंस के अंदर तूफान आना, उसको टेम्पेस्चुअस बोलते हैं। सो अब हमें क्या बताना है, हमें ओपोजिट बताना है। सो बिल्कुल कोई अगर कूल होगा, काम होगा, तो वो ओपोजिट हो जाएगा ना, कूल एंड काम, काम दे रखा है। सो ऑब्वियसली दिस इज द करेक्ट आंसर, ओपोजिट है बिल्कुल। सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। द कैप्टन प्रोड्यूस्ड येट अनदर स्टेलर शो। देखो स्टेला का मतलब होता है स्टार, ऐसे मत मानो भाई, एग्जाम्पल देंगे यार, ऐसे थोड़ी मान लेना कुछ भी बोल देंगे। देखो आपने एक वर्ड सुना होगा कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन का क्या मतलब होता है? हिंदी में बोलते हैं नक्षत्र, और इंग्लिश में अगर बात करें तो तारों का जो समूह होता है, मतलब द ग्रुप ऑफ स्टार्स। कौन मतलब टुगेदर होता है, स्टेला, स्टार। सो जो स्टार्स जब टुगेदर एक साथ आते हैं तो एक समूह बन जाता है, सप्तऋषि वगैरह आपने सुना होगा ना। सो उसको कुछ कुछ नाम दिए जाते हैं, कॉन्स्टेलेशंस होते हैं वो। स्टेला, स्टार, मेन यही बात बताना चाह रहा था आपको। अब यहां भी स्टेला स्टार से बना हुआ, बिल्कुल चमकदार परफॉर्मेंस देना, स्टेलर। सो स्टेलर शो मतलब चमकदार परफॉर्मेंस, जबरदस्त। दूसरे वर्ड में अगर बात करूं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सो नियरेस्ट पूछा गया है, सो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। wooing everyone over an issue for support will not serve much purpose। कि हर एक बंदे को वो करने की कोशिश करना, उसको परसुएड करने की कोशिश करना, उसको मनाने की कोशिश करना, विल नॉट सर्व पर्पज, उससे काम नहीं होने वाला है। हमें ओपोजिट बताना है। देखो परसुएड तो इसका एग्जैक्ट सिनोनिम होता है वो करना, किसी को परसुएड करना। अच्छा ओपोजिट, इंकरेज करना उस काम को करने के लिए, परस्यू करना, परसुएड करना, ये तो लगभग सेम हो गई। ओपोजिट तो बिल्कुल डिस्करेज इज द ओपोजिट वन। So obviously A is correct answer. I hope this is clear to everyone. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। A new show is trying to change the cliché depictions of women in animation। कि जो क्लीचे मतलब जो एक नया शो है जो ट्राई कर रहा है कि जो क्लीचे डेपिक्शन है, मतलब ऑलरेडी जो काफी ज्यादा टाइम से जो चलती हुई आ रही है चीजें, घिसी पिटी चीजें हैं, जैसी जो इमेजेस मतलब वीमेन की सोसाइटी में चलती आ रही है, उसको चेंज करने की कोशिश कर रहा है। सो क्लीचे, ट्राइट और हैकनीड, ये वर्ड पावर की जो एकदम बेसिक चैनल पे अपनी क्लास करवा रखी है, फुल बुक जो कवर करवा रखी है, उसमें भी ये बताया गया है कि ट्राइट, हैकनीड और क्लीचे तीनों का मतलब बिल्कुल सेम होता है, घिसी पिटी चीजें होना। और यहां पे हमसे नियरेस्ट पूछा गया है, सो हैकनीड इज द करेक्ट आंसर। सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। वन फील्स इलेटेड। इलेटेड का मतलब होता है बिल्कुल सातवें आसमान पे फील करना, बहुत ही ज्यादा खुश हो जाना, गदगद हो जाना।
उसको बोलते हैं इलेटेड। वन फील्स इलेटेड व्हेन समवन प्रेजेज वंस वर्क। भाई जब कोई किसी का काम को सराहता है, मतलब उसको तारीफ करता है, तो ऑब्वियसली किसी भी बंदे को अच्छा लगता है ना, ही फील्स इलेटेड, अच्छा लगना काफी ज्यादा, फील गुड होना। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे ऑपोजिट पूछा गया है। सो डिप्रेस्ड बिल्कुल ऑपोजिट दे रखा, डिप्रेस्ड तो बिल्कुल उल्टा हो गया भाई, है ना। सो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नॉट एवरीवन फाइंड्स ए वोकेशन विच सूट्स वंस एप्टीट्यूड। कि हर बंदे को ऐसा काम नहीं मिलता है जो कि उसके एप्टीट्यूड को सूट करे, जैसा कि उसका एप्टीट्यूड है। जैसे काफी बार होता है किसी बंदे का पैशन कुछ है, काम कुछ करता रहता है जिंदगी भर, है ना, पैसा कमाने के लिए, पैशन फॉलो बेचारा नहीं कर पाता किसी कारणवश। सो हर बंदे को उसके पैशन के अकॉर्डिंग काम नहीं मिलता है। वोकेशन मतलब काम। और भी एक जगह देखा होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने निकाली है, उसमें बोला गया है कि वोकेशनल एजुकेशन को प्रायोरिटी दी गई है, मतलब प्राथमिकता दी गई है, और ज्यादा मतलब ध्यान दिया जाएगा वोकेशनल एजुकेशन की ओर। मतलब जो ITIs वगैरह हैं वहां पे प्रैक्टिकल काम पे ध्यान दिया जाएगा, वोकेशनल जो कि काम करने वाली चीज है, प्रैक्टिकल। सो वोकेशनल मतलब ऑक्यूपेशन, काम। डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। On his way to the capital, the minister dashed the eminent social worker at his residence. किसी को बुलाना, called on, समझ गए। और इनमें जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है कोल्ड ऑफ कर देना कोई भी चीज, मतलब उसको बंद कर देना। जैसे मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही थी, उसको कोल्ड ऑफ कर दिया गया। कोल्ड ऑफ कर दिया गया मतलब बंद कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां आ जाएगा कॉल ऑन, बुलाना। सो आप पास्ट में लेके जाएंगे तो कोल्ड ऑन द एमिनेंट मतलब फेमस सोशल वर्कर एट हिज रेजिडेंस। सो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। द फायर ब्रिगेड फॉट फॉर 4 आवर्स, 4 घंटे के लिए, टू डैश द फायर इन द बिल्डिंग। एक फ्रेजल वर्ब की क्लास है चैनल पे, कंप्लीट इंग्लिश कोर्स प्लेलिस्ट में, उसमें ये बहुत अच्छे से बताया गया है कि भाई इसमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं पुट ऑफ में और पुट आउट में। पुट आउट का मतलब तो होता है एक्सटिंग्विश करना, बुझाना, और पुट ऑफ का मतलब होता है कोई भी चीज पोस्टपोन कर देना, मीटिंग वगैरह आगे डिगा देना, डिले कर देना। सो यहां पे जो बात की जा रही है वहां पे आग बुझाने की बात की जा रही है। सो बी इज द करेक्ट आंसर, पुट आउट। So I hope this is clear to everyone. B is the correct answer. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। Ravi has proved that he can dash on his promise by winning the match. कि उसने प्रॉमिस किया है मैच जीतने का। So he can carry out. Carry out का मतलब होता है to perform a task, किसी काम को करना, carry out करना, perform करना। So ये phrasal verb है, B is the correct answer. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। It is best टू डैश पॉलिटिक्स व्हेन इन द क्लासरूम। ऐसा बोला जाता है ना कि जब काम करते हैं तो पॉलिटिक्स को दूर रखो, जब हम क्लासरूम में बैठे हैं पढ़ाई की चीजें कर रहे हैं तो पॉलिटिक्स को दूर रखो, उसको अपनी क्लास से, अपने डिस्कशन से बाहर रखो। जैसे ये आपका दायरा है तो इससे बाहर रखना, उस चीज को आउट रखना, मतलब कीप आउट। इट इज बेस्ट टू कीप आउट पॉलिटिक्स व्हेन इन द क्लासरूम। सो ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। इट शोज दैट शी हैज डैश मैनी ईयर्स ऑफ सर्विस। देखो सर्विस जो होती है मतलब कोई भी काम करना किसी जगह पे, तो वहां पुट इन यूज होता है। ही हैज पुट इन मतलब पुट मतलब रखना अंदर, कि वो उतनी सर्विस दे चुका है, उतने दिन काम कर चुका है, वहां पे कोई भी काम वो कर चुका है। पुट आउट मतलब याद करने की कोशिश करो, कम ऑन, अभी अभी बताया था। पुट आउट मतलब होता है एक्सटिंग्विश करना, बुझाना। पुट ऑन मतलब ही हैज पुट ऑन 5 kg वेट, कि उसका 5 kg वेट बढ़ गया है, इस टाइप से पुट ऑन यूज होता है। या फिर ड्रेस को पहनना, पुट ऑन। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां पे क्या आएगा, पुट इन। ए इज द करेक्ट आंसर। इट शोज दैट शी हैज पुट इन मैनी ईयर्स ऑफ सर्विस, कि उसने काफी ईयर्स की सर्विस दे दी है। ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। द चेयरपर्सन सेड दैट द ग्रुप वाज डैश ऑफ टाइम। कि भाई कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई परफॉर्मेंस देनी होती है स्टेज पे और आप डिले हो जाते हैं, स्टेप्स डिले हो जाते हैं और कोई दिक्कत आ जाती है और टाइम कम पड़ना स्टार्ट हो जाता है। जब लिमिटेड टाइम होता है तो रनिंग आउट ऑफ टाइम, मतलब टाइम कम बचा हुआ है, काम ज्यादा करने हैं आपको, तो उस टाइम पे यूज किया जाता है रनिंग आउट।
द चेयरपर्सन सेड दैट द ग्रुप वाज रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। इफ आई डैश एन एंजल, अगर मैं एंजल होता या होती, आई वुड सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ पीपल, तो मैं लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं सब सोल्व कर देती। या फिर इस तरह से आता कई बार, इफ आई डैश द प्राइम मिनिस्टर, तो मैं ये कर देता, ये पहाड़ तोड़ देता, ये कर देता। अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो मैं ये कर देता, वो कर देता। गॉड होता तो ये कर देता। ये सब बातें विशफुल थिंकिंग किसके अंडर आती हैं? कम ऑन, विशफुल थिंकिंग। विशफुल थिंकिंग मतलब विश करना, अगर ऐसा होता। इमेजिन करना कि अरे इमेजिनेशन में खोए हुए हैं आप, है ना। सो उस केस में वर यूज होता है भाई, WERE, WERE। इफ आई वर एन एंजल, अगर मैं एंजल होता या होती। सो बी इज द करेक्ट आंसर। और ये काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में, बिकॉज सब बच्चे सोचते हैं आई के साथ तो वाह जाना चाहिए, है ना। बिल्कुल भाई, हम भी मानते हैं आपकी बात, लेकिन जस्ट इमेजिनेशन और विशफुल थिंकिंग दिखाने के लिए वर का यूज किया जाता है। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। इन ब्रिटिश इंग्लिश दिस आर कॉल्ड राउंड ब्रैकेट्स। हम तो ब्रिटिश इंग्लिश ही तो फॉलो करते हैं, इसीलिए हम इनको राउंड ब्रैकेट्स बोलते हैं। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश की जब बात की जाती है तो इनको पैरेंथेसिस बोला जाता है। और जहां डॉट, जिसको हम फुल स्टॉप बोलते हैं, उसको क्या बोला जाता है? उसको पीरियड बोला जाता है भाई। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सी इज द करेक्ट आंसर। डैन लव्स कुकिंग हिज पेट्स एंड हिज फ्रेंड्स। ये तो अजीब सा सेंटेंस लग रहा है, कुछ आगे क्या बोल रहा है? द राइटर मेंट टू लिस्ट 3 थिंग्स डैन लव्स बट ही फॉरगॉट टू पुट। ओके, ये पूछ रहा है, पंचुएशन का क्वेश्चन आ गया भाई। ये पूछ रहा है कि राइटर 3 चीजों को मेंशन करना चाह रहा है कि डैन किन किन चीजों को प्यार करता है, बट वो कुछ चीज भूल गया है। तो भाई हमें तो ये दिख रहा है कोलन आफ्टर लव नो, कोमा आफ्टर कुकिंग। अगर मैं कोमा लगा देता हूं यहां पे, सो डैन लव्स कुकिंग हिज पेट्स एंड हिज फ्रेंड्स। ओके, बिल्कुल सही है, ये बी इज द करेक्ट आंसर। डैन 3 चीजों को प्यार करता है, एक तो कुकिंग, एक उसके जो पेट्स हैं उनको, और एक उसके जो दोस्त हैं उनको। सो ऑब्वियसली एक कोमा लगाते ही सारा सेंटेंस सही से सेट हो गया भाई। सो बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। एन इलिप्सिस मार्क कंसिस्ट ऑफ, इलिप्सिस होता है भाई, ऐसे 3 डॉट लगा देते हैं ना हम कई बार, कोई बात अधूरी रह जाए या फिर कुछ आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, सो वहां पे आप डॉट 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 लगा के छोड़ देते हैं। सो 3 डॉट्स, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। विच इज नॉट समथिंग एन इलिप्सिस मार्क कैन इंडिकेट। ए पोज व्हाइल स्पीकिंग। पोज, बिल्कुल भाई, पोज को तो इंडिकेट करता है, बीच में पोज आ जाता है तो हम 3 डैश लगा के फिर आगे बात करना स्टार्ट करते हैं। एन अनफिनिश्ड सेंटेंस, ए वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं भाई, अनफिनिश्ड सेंटेंस तो ऑब्वियसली हम अभी भी बात भी कर रहे थे, कोई चीज फिनिश नहीं हुई है तो उसको भी हम डॉट डॉट से दिखा देते हैं। ए वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं भाई, सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसा कुछ नहीं होता है, सी जो बता रहा है ना, ये चीज तो हम एक्सक्लेमेटरी मार्क से शो करते हैं। हुर्रा, हुर्रे, वी हैव वन द मैच, हम मैच जीत गए हैं, इस टाइप से, मतलब एक्सक्लेमेटरी मार्क से आप शो करते हो ये चीज, स्ट्रॉन्ग फीलिंग जब दिखानी होती है, ना कि इलिप्सिस से। सो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। माइकल वॉज ए हाईली टैलेंटेड म्यूजिशियन। What do we call the punctuation mark between highly and talented? हाईली और टैलेंटेड, इस टाइप से जब आप दो को वर्ड को मिला के ऐसे लिखते हैं तो बीच में आप क्या लगाते हैं? हाइफन लगाते हैं भाई। और डैश में क्या डिफरेंस होता है? डैश बड़ा होता है हाइफन से, इन कंपैरिजन टू हाइफन डैश जो होता है वो बड़ा होता है। सो ये तो हाइफन है भाई। सो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ए डैश इज, अभी अभी डिस्कस किया हमने, डैश देन ए हाइफन, ऑब्वियसली लॉन्गर देन ए हाइफन, बड़ा होता है भाई। सी इज द करेक्ट आंसर। इन द वर्ड्स सी यू टुमारो, कल मिलते हैं या फिर कल आपसे मुलाकात होगी। शी सेड, उसने कहा, ए कोमा इज नीडेड एंड द सेकंड कोटेशन मार्क डैश द सेकंड कोटेशन मार्क, कि इससे पहले बाद में ये सब पूछ रहा है यहाँ पे भाई। जब भी हमने नरेशन के काफी सारे जो पहले भी सॉल्यूशन में उनमें भी आपको बताया गया है कि इन्वर्टेड कोमा जो बंद हो जाते हैं, सो इनके अंदर ही लगाना होता है। आपको डॉट लगाना हो या कोमा लगाना हो, जो भी लगाना हो ना, इसके अंदर ही आता है, या इंटरोगेटिव साइन भी होता हो। इंटरोगेटिव साइन तो वैसे इनडायरेक्ट स्पीच में आता ही नहीं है, ऑलवेज डॉट ही आएगा। सो यहाँ पे जो कोमा है वो इसमें इससे पहले ही आएगा। कोमा इज नीडेड जस्ट बिफोर द सेकंड कोटेशन मार्क। जैसे ये कैसे लिखा जाएगा? ऐसे, शी सेड,
आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सो जस्ट बिफोर इन्वर्टेड कोमास जस्ट पहले कोमा आएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। इट इज टाइम टू डू अवे विद ऑल ऑफ दीज ओल्ड टैक्स रिकॉर्ड्स की डू अवे विद का मतलब होता है किसी चीज को दूर कर देना, मतलब छोड़ देना, मतलब डिस्कार्ड कर देना। यू हैव टू डू अवे विद स्मोकिंग, ऐसा बोलते हैं कि आपको स्मोकिंग छोड़नी होगी, डिस्कार्ड करनी होगी। सो सी इज द करेक्ट आंसर। सेम वे में अगर आप इसका भी एग्जांपल लें तो डू अवे विद ऑल ऑफ दीज ओल्ड टैक्स रिकॉर्ड्स, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। एंड्रिया ड्रॉप्ड बैक टू थर्ड प्लेस व्हेन शी फेल ऑफ हर बाइक, मतलब भाई वो बाइक से गिर गई, अदरवाइज शायद पहले आती। सो वो ड्रॉप्ड बैक मतलब उसकी ये फर्स्ट पोजीशन आनी थी, लेकिन गिरी, थोड़ी देर बाद सेकंड और लास्टली वो थर्ड आ गई। सो ड्रॉप्ड बैक वापिस मतलब पीछे की साइड गिरना एक टाइप से, मतलब उसकी पोजीशन पीछे हो जाना। मूव बैक इन ए पोजीशन, सी इज द करेक्ट आंसर। सो ड्रॉप बैक का क्या मतलब होता है? पोजीशन पीछे आ जाना, बैक आ जाना। फर्स्ट पोजीशन आनी थी बट अभी कौन सी आ गई? थर्ड। फॉर्म एडजेक्टिव्स, हमें एडजेक्टिव बनाने हैं। आपको पता होना चाहिए एडजेक्टिव होते क्या हैं पहले। जैसे अगर मैं बोलूं शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल क्या है? गर्ल नाउन है। कैसे पता नाउन है? इसलिए पता क्योंकि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह जो भी चीजें यूज की जाती हैं वो नाउन या प्रोनाउन ही होती हैं। सो ये ऑब्जेक्ट की जगह यूज की गई है तो नाउन है। अच्छा, उस नाउन के बारे में अगर कोई चीज क्वालिफाई कर रही है, उसकी विशेषता बता रही है, सो वो क्या होती है? वो एडजेक्टिव होता है। ब्यूटीफुल, कैसी लड़की? सुंदर लड़की। सो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। तो इस टाइप से एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन से पहले लगता है। क्लियर है यहाँ पे? ओके। चाइल्डिश एटीट्यूड होता है, चाइल्ड लाइक बिहेवियर होता है। सो बिहेवियर से पहले आता है जैसे, तो एडजेक्टिव होता है। चाइल्ड लाइक भी एडजेक्टिव होता है और चाइल्डिश भी एडजेक्टिव होता है। तो इनसे तो पता ही नहीं चल रहा, दोनों से दोनों एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव बताना है ना हमें। आर्टिस्ट, आर्टली कुछ नहीं होता भाई, आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस होती है बिल्कुल। सो सी या डी में ऑप्शन बच गया, सी और डी की लड़ाई चल रही है। नेक्स्ट देखो किंग। सो किंग का जो एडजेक्टिव होता है वो किंगली होता है, किंगली एटीट्यूड। किंगनेस तो नहीं होता। किंगनेस तो नाउन हो गया ना, जिसके भी आगे एन डबल एस लग जाए तो वो नाउन बन जाता है। जैसे हैप्पीनेस, हैप्पीनेस नाउन है ना, सब्जेक्ट की जगह यूज होता है हैप्पीनेस। सो जैसे ऐसा बोलते हैं ना, हैप्पीनेस इज एन इनहेरेंट क्वालिटी, ऐसे बोलूं मान लो, तो हैप्पीनेस किसकी जगह यूज हुआ? सब्जेक्ट की जगह। सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन होता है। सो ऑब्वियसली हैप्पीनेस नाउन है। सेम वे में किंगनेस नाउन है। सो ये तो नहीं होगा। सो ऑब्वियसली ओनली सी ऑप्शन बच गया भाई, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, आई हैव डैश आंट इन सिडनी एंड डैश फ्यू अदर रिलेटिव्स इन न्यूजीलैंड। आंट से पहले तो एन आएगा, ये तो कंफर्म है ना भाई। आपको पता है वोवल का जो साउंड होता है उससे पहले एन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखो, एंड डैश एंड एफ यू। सो एन और ए, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा, काफी जगह यहाँ पे ए क्यू लगाया फ्यू, फ्यू से पहले इसलिए लगाया क्योंकि तीन चीज होती हैं। देखो, एक होता है फ्यू, एक होता है एफ यू और एक होता है द फ्यू। सेम वे में होता है लिटल, ए लिटल और द लिटल। तो फ्यू जब भी होता है ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है। एफ यू जब भी होता है ये पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। द फ्यू होता है ये स्पेसिफिक चीज बताने के लिए कि जितनी भी है उतनी। सेम वे में यहाँ पे होता है नेगेटिव, पॉजिटिव और द स्पेसिफिक चीज बताने के लिए। क्लियर टू एवरीवन? सो यहाँ पे हमें फ्यू रिलेटिव्स पॉजिटिव सेंस में यूज करना चाहिए, करने की जरूरत थी, तो हमने एफ यू लगा दिया। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। बी इज द करेक्ट आंसर। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग प्रेपोजिशन। तो इन चारों को एक बार पढ़ के देखिए। सबसे आसान जो आपको लगेगा पढ़ने में वो लगेगा कि डे टू डे। आई एम टेरिबली बोर्ड ऑफ हैविंग दैट डे टू डे बैटल विद माई मैनेजर। मैनेजर से डेली लड़ाई होती रहती है इनकी। सो टेरिबली बोर्ड है। तो आप जस्ट एक चीज को अगर पकड़ के चलोगे, अगर मान लो एक चीज भी पता है, मैं आपको जस्ट स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि कैसे आपको अगर कम भी पता है, थोड़ा सा प्रेपोजिशन का कम नॉलेज है, तो भी आप कैसे कर सकते हो। अब ये देखो, सेकंड ऑप्शन में टू कितने ऑप्शंस में आ रखा है? बी में या डी में? तो ये बात तो कंफर्म है कि या तो बी होगा या डी होगा। ठीक है, ये तो रेस से बाहर हो गए, ए और सी। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन, सम पीपल आर वेरी कीन। कीन के बाद वैसे ऑन आता है, कीन ऑन वर्किंग इन ए टीम, उत्सुक होते हैं। लेकिन कीन मान लो ना भी पता हो, किसी बच्चे ने ना देखा हो तो। और देखो, माई सन इज मैड
थर्ड ऑप्शन में मैड अबाउट, सो अबाउट यहां भी आप फंस गए क्योंकि दोनों में अबाउट दे दिया इसने। ओके, अब बच गया लास्ट ऑप्शन फोर्थ, इन या फोर। देखते हैं, आई विश आई वर एक्सपीरियंस्ड इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग के फील्ड में, इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। सो इन आना है तो मतलब डी ऑप्शन करेक्ट। गेटिंग द पॉइंट कि आप एलिमिनेट मेथड से कैसे आप आंसर फाइंड कर सकते हैं, ये बताना चाह रहा था आपको। सो डी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप आराम से आंसर ढूंढ लेंगे, अगर आपको सारी प्रेपोजिशन नहीं भी पता है तो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। आई एम क्लेवर, आगे क्या आएगा, एम नॉट आई या आंट आई, ये आएगा कि ये आएगा। देखिए आपको अच्छे से बताया गया है कि यही दो एक्सेप्शन होते हैं। एक तो आई एम वाले केस में लास्ट में आंट आता है, आंट आई, और एक लेट्स गो टू पार्क शुड वी, लेट वाले केस में शुड आता है। तो ये ध्यान रखने वाली चीजें दो बस क्वेश्चन टैग में, बाकी सब कर लोगे आप। बाकी नॉर्मल चीजें ध्यान रखनी होती हैं कि स्टार्टिंग में पॉजिटिव है तो लास्ट में नेगेटिव आता है, स्टार्टिंग में नेगेटिव है तो लास्ट में पॉजिटिव आता है, बस बाकी सब कॉमन चीजें होती हैं। सो आई एम क्लेवर, मैं चालाक हूं। आंट आई, क्या मैं नहीं हूं? वैसे मैं हूं नहीं यार, जस्ट सेंटेंस पढ़ रहा हूं, ठीक है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। वी ऑफन वॉच टीवी इन द आफ्टरनून, हम नॉर्मली आफ्टरनून में टीवी देखते हैं। आगे क्या आएगा, कैन तो पहले यूज ही नहीं हो रखा, ना विल हो रखा है। सो जो जनरल बात होती है सिंपल प्रेजेंट में लिखी जाती है, जनरल चीज होती है। वी ऑफन ऐसा होता है, कोई हैबिट दिखानी होती है। सो आप सिंपल प्रेजेंट यूज करते हो जिसमें डू डज का यूज किया जाता है नेगेटिव बनाने के लिए। सो डोंट वी, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर पोलाइट एज ए रिक्वेस्ट, सबसे ज्यादा पोलाइट कौन सा है? तो देखो, एक तो प्लीज देख लेना, प्लीज एक ऑप्शन में आ रखा, बाकी में नहीं है, तो ओब्वियसली यही होगा। दूसरा कुड का यूज जो किया जाता है ना, वो सबसे ज्यादा, मतलब ये मान लो बिल्कुल ऐसा होता है कि भाई आगे वाला कर ही देगा आपका काम, इतना ज्यादा रिक्वेस्ट हो गया है। कुड सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट के लिए यूज किया जाता है। कुड यू प्लीज क्लोज द डोर, क्या आप दरवाजा बंद कर देंगे? तो वो बिल्कुल कर देंगे भाई, साथ में शायद ताला भी लगा दें, ठीक। सो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स हैज एन इरेगुलर प्लूरल फॉर्म। देखिए इरेगुलर प्लूरल फॉर्म कैसे बताई जाती है। नॉर्मल प्लूरल क्या होता है, मैंगो, मैंगोज, जो एस या ईएस लगा के बन जाए वो रेगुलर होते हैं। इसके अलावा अगर मान लो तीन ऑप्शन ऐसे दे दिए हैं जो एस या ईएस से हैं और एक अलग सा दे दिया, जैसे मान लो एक गूज ही दे देता तो गूज का बनता है गीज, सो ये बन जाता इरेगुलर, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी जो इन्होंने है इससे भी भयंकर, मतलब नेक्स्ट लेवल की चीज है। जो सबसे सब्सटेंशियली दिख रहा होता है, सबसे आपको अजीब जो इरेगुलर फॉर्म दिख रही होती है, उसको टिक करना होता है। सो यहाँ पे सबसे जो अलग इरेगुलर फॉर्म है वो पेनी की है, पेनस होती है, PNUS। सो ये सबसे ज्यादा मतलब इरेगुलर है, जो कि आप नॉर्मली पकड़ ही नहीं पाएंगे, बहुत ही कम बच्चों को पता होगी। सो दैट्स वाई दिस इज इरेगुलर प्लूरल फॉर्म, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। डैश हिज बीइंग इनोसेंट ऑफ द क्राइम, कि क्राइम में इनोसेंट होने के बावजूद द जज सेंटेंस्ड हिम टू 1 year प्रिजन इम्प्रिजनमेंट, कि जज ने फिर भी उसको 1 साल की सजा दे दी। बताओ भाई कितना मासूम था वो, उसके बाद भी उसको 1 साल की सजा हो गई, उसके बाद भी। इसका मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ। और हाँ, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना कि सेंटेंस एरर में काफी बार पूछ लिया जाता है, स्पॉट द एरर में इन स्पाइट के साथ ऑफ लगता है, लेकिन डिस्पाइट के साथ नहीं लगता भाई, ये याद रखना। डिस्पाइट बीइंग पुअर ही इज इंडिपेंडेंट, मतलब वो अपने खुद का काम करके अपनी रोटी कमाता है, इस टाइप से। डिस्पाइट बीइंग पुअर ही इज वेरी ऑनेस्ट, या फिर कुछ भी आप आगे लगाओ, तो डिस्पाइट के बाद मतलब ऑफ नहीं आता है, याद रखना, इन स्पाइट के बाद ऑफ आता है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। He has offered her another chance। ट्रांजिटिव और नॉन ट्रांजिटिव वर्ब आपको अच्छे से समझाई गई हैं। ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जो ट्रांसफर कर देती हैं अपना काम नेक्स्ट को। जैसे he has offered अपने आप में सेंटेंस पूरा नहीं है, he has offered her, अपने क्या ऑफर किया भाई, कंप्लीट नहीं है सेंटेंस। he has offered her what another chance। सो इसमें दो ऑब्जेक्ट वाला है। सो ऑफर्ड क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है जो कि अपना काम जो है अपने आप में पूरा ना करके दूसरे को ट्रांसफर कर रही है। सो दैट्स व्हाई दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब। सो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ए डैश ऑफ ईगल्स, ए डैश ऑफ एलिफेंट्स, ए डैश ऑफ इमूज। देखो भाई, जो ईगल्स होते हैं उनके ग्रुप को बोला जाता है कॉन्वोकेशन,
और कॉन्वोकेशन और भी एक चीज को बोला जाता है, डिग्री वगैरह जब बांटी जाती हैं तो वहां जो प्रोग्राम होता है पूरा वो, उसको भी कन्वोकेशन बोला जाता है। ईगल्स के ग्रुप को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये कन्वोकेशन बोला जाता है। ए डैश ऑफ एलिफेंट्स, एलिफेंट्स का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको हर्ड बोला जाता है। और इमूज के ग्रुप को मोब बोला जाता है। मोब इसलिए क्योंकि कोई इधर चलता है कोई इधर चलता है। अगर आप इमूज का ग्रुप देखोगे ना, एक सीक्वेंस से नहीं चलते हैं वो, सो मोब कहलाते हैं वो। मोब का वैसे इंग्लिश में लिटरल मीनिंग क्या होता है, क्राउड। कौन सी क्राउड, जो कि वायलेंट हो जाए या फिर जो कि अनकंट्रोल्ड हो, अनकंट्रोल्ड क्राउड। तो अनकंट्रोल्ड क्राउड को क्या बोलते हैं, मोब। सो यहां पे अगर देखोगे तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। डैश हर टेस्ट्स आई सेंट हर सम फ्लावर्स, क्योंकि मुझे उसका टेस्ट पता था। नोइंग हर टेस्ट्स, मैं जानता था उसके जो टेस्ट किए थे, उसके आधार पर आई सेंट हर सम फ्लावर्स। सो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। हेनरी नीड्स टू लर्न इंग्लिश, आई विल टीच हिम। कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स बनाना। कंपाउंड वो होता है भाई जिसमें दो सेंटेंस होते हैं, अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं। ये अपने आप में पूरा, ये अपने आप में पूरा है। कॉम्प्लेक्स में एक इंडिपेंडेंट होता है और दूसरा उसके ऊपर डिपेंड होता है। सो हमें एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट बनाना है। तो चलो फिर देखो, आप तीनों ऑप्शंस को पढ़ के देखेंगे तो आपको समझ आएगा। इवन हेनरी नीड्स टू लर्न इंग्लिश, ऐसा तो तब बोलते हैं हम कि अरे भाई हेनरी को भी इंग्लिश पढ़ने की जरूरत है, जैसे हेनरी मतलब सबसे बड़ा ज्ञाता हो, तब आप ऐसा बोलोगे। अनलेस कि ऐसा ना हो तब अनलेस लगाते हैं। एज लगाते हैं कोई रीजन बताना हो। एज हेनरी नीड्स टू लर्न इंग्लिश, क्योंकि हेनरी को इंग्लिश सीखने की जरूरत है। आई विल टीच हिम, मैं उसे सिखाऊंगा। सो यहाँ पे ये डिपेंड हो गया इसके ऊपर। सेंटेंस जो है वो जो क्लोज है, एक्चुअली दो क्लोज हैं एक सेंटेंस है, सेंटेंस एक ही है, ये क्लोज दो हैं। तो यहाँ पे जो मैं बोल रहा था ना, ये क्लोज है। एक क्लोज जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, एक डिपेंडेंट होता है, दोनों क्लोज इंडिपेंडेंट होते हैं। सो ये क्लोज की बात कर रहे थे। सेंटेंस का कैसे पता चलता है, जितने फुल स्टॉप होते हैं उतने सेंटेंस होते हैं। तो आप ये देखो, फर्स्ट में एक फुल स्टॉप एक सेंटेंस, तो ये सारे ये दो सेंटेंस हैं। जितने फुल स्टॉप उतने सेंटेंस होते हैं। क्लोज काफी ज्यादा हो सकते हैं सेंटेंस से, जैसे ये बी ऑप्शन ही देख लो, सेंटेंस तो एक है लेकिन बीच में कोमा आ गया, क्लोज दो हैं, दो क्लोज को जोड़ रखा है यहाँ पे। आई होप क्लोज और सेंटेंस का डिफरेंस आप समझ गए हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। द वर्ब फॉर्म ऑफ द नाउन ड्राइविंग। ड्राइविंग नॉर्मली जिरंड के रूप में भी यूज होता है और एज ए नाउन भी यूज होता है। जैसे ही कोट, he caught at the time of reckless driving। कैसी ड्राइविंग, रेकलेस ड्राइविंग। ड्राइविंग किसकी जगह आया है, ऑब्जेक्ट की जगह, और ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है, नाउन। सो यहाँ पे ये तो मान जाओगे कि ड्राइविंग नाउन है ना। काफी बच्चे यहाँ पे सोचते हैं कि ड्राइविंग नाउन नहीं है। ड्राइविंग नाउन की जगह यूज हो रहा है ना, सो ऑब्वियसली नाउन है। ऑब्जेक्ट की जगह यूज हो रहा है तो नाउन है। अच्छा, अब हमें बताना वर्ब। भाई वर्ब बताना बिल्कुल सिंपल तरीका होता है। जिस भी चीज की तीन फॉर्म होती हैं वो वर्ब होती है। जैसे कट कट कट, पुट पुट पुट, ड्राइव ड्रोव ड्रिवन। सो इसकी तीन फॉर्म है, सो ऑब्वियसली ये वर्ब है। ड्राइवर की तीन फॉर्म होती हैं क्या? नहीं होती ना, इसीलिए ये ऑप्शन में मतलब गलत है ना। ही अनड्राइव भी होते हैं, सो ओनली ड्राइव की तीन फॉर्म होती हैं, तो वो वर्ब है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। आई स्टार्टेड स्पेनिश क्लासेस इन दिसंबर, आई एम स्टिल लर्निंग स्पेनिश नाउ, आई डैश स्पेनिश सिंस दिसंबर। सो यहाँ पे ये कंटिन्यूटी चाह रहा है, कंटिन्यूटी दिखाना चाह रहा है कि मैं अभी भी स्पेनिश दिसंबर से सीख रहा हूं। सो आई हैव बीन लर्निंग, आई के साथ हैव आएगा, सो आई हैव बीन लर्निंग स्पेनिश सिंस दिसंबर। कंटिन्यूटी भी दिखानी है आपको तो लर्निंग लगाना पड़ेगा। जहां भी आपको कंटिन्यूअस टेंस दिखाना होता है वहां पे V1 प्लस ING आएगा ही आएगा। सो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। दे डू नॉट स्मोक, डैश डू दे प्ले कार्ड्स। ऐसा बोलते हैं ना कई बार, मान लो आप दोस्तों के साथ बैठते हो, अरे यार तुम तो दारू भी नहीं पीते, तुम तो सिगरेट भी नहीं पीते, फिर तो क्या ही जीवन है आपका। ऐसा बोलते हैं ना दोस्त लोग, काफी बदमाश होते हैं वो। सो इस टाइप का ये सेंटेंस यूज किया गया है कि वो ना तो स्मोक करते हैं ना ही वो कार्ड्स खेलते हैं, है ना। कैसा जीवन जी रहे हैं, इस टाइप से। वो आगे वाली बात ये बता नहीं पाया यहाँ पे, तो दो ही सेंटेंस लिख के छोड़ दिए कि वो ना तो स्मोकिंग करते हैं और ना ही वो कार्ड्स खेलते हैं। सो ना ही, नोर।
मतलब दे डू नॉट स्मोक नोर डू दे प्ले कार्ड्स, ना ही वो कार्ड्स खेलते हैं। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए भाई, आई एम गेटिंग गुड ग्रेड्स, मुझे अच्छी ग्रेड्स मिल रही हैं, डैश आई स्टडी एवरी डे। तो ये आगे रीजन बताया जा रहा है, रीजन बताया जा रहा है तो आप बिकॉज लगाएंगे, बिकॉज क्योंकि मैं डेली पढ़ाई कर रहा हूं भाई, इसलिए। सो डी इज द करेक्ट आंसर। शी स्टार्टेड सिंगिंग एट 7 AM, शी इज स्टिल सिंगिंग, नाउ इट इज 9 AM। तो ये सेम सेंस निकलनी चाहिए। कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एन अप्रोप्रिएट टेंस फॉर्म, कि इनको अगर मैं कंबाइन करूं, कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो कंबाइन हो गए, वही सेंस निकले सेम। अगर मैं ए को पढ़ता हूं, शी हैज बीन सिंगिंग सिंस 7 AM, वह 7 AM से पढ़ रही है, सॉरी सिंगिंग गा रही है। सो बिल्कुल सही सेंस निकल रही है। 7 AM की बात कर रहा था यहाँ पे, 7 AM से सिंगिंग स्टार्ट की थी और अभी भी गा रही है, तो शी हैज बीन सिंगिंग कंटिन्यूटी में ही रखा हुआ है, सही है। शी हैज बीन सिंगिंग फॉर 2 hours, अभी 9 बजे में 7 बजे से गा रही है, तो ऑब्वियसली 2 घंटे हो गए, ये बात भी सही है। सो ए और बी दोनों बात सही है, सेम सेंस निकल रही है। सो ऑब्वियसली सी इज द करेक्ट आंसर। स्पोर्ट द वन करेक्ट सेंटेंस अमंग द फॉलोइंग, एक करेक्ट सेंटेंस है वो बताइए। सो आप इन चारों को पढ़ के देखना, 3 में अर्थ का अनर्थ हो रखा है बिल्कुल। एक ही सेंटेंस आपको ऐसा दिखाई देगा जो सही है, आपको वो अच्छे से बता देता हूं। द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, विद ए वॉकिंग स्टिक, विद ए वॉकिंग स्टिक है, इसका मतलब जो डिफाइनिंग क्लोज है उसको डिफाइन कर रहा है कैसा। अगर डिफाइनिंग क्लोज की क्या खासियत होती है, अगर मैं उसको नहीं भी लगाऊंगा ना तो भी सेंटेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। जैसे अगर आप ऐसा लिखते द ओल्ड मैन बोट ए डॉग, तो भी सही थी बात, कोई सेंटेंस गलत नहीं होता। लेकिन कौन सा ओल्ड मैन, विद ए वॉकिंग स्टिक, ये बताया आपने यहाँ पे। सो ऑब्वियसली डी सही है, करेक्ट है। बाकी में क्या दिक्कत है देख लो, द ओल्ड मैन बोट ए डॉग, उसने एक डॉग खरीदा, कोई दिक्कत नहीं आती। विद ए वॉकिंग स्टिक, अच्छा मतलब जो डॉग था वो वॉकिंग स्टिक से चल रहा था, वाह भाई वाह। सो इस टाइप से बाकी में अर्थ का अनर्थ हो रखा, आप पढ़ के देख लेना चाहिए। ओनली डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। वेयर देर इज ए विल देर इज ए वे, बचपन से सुनते आ रहे हैं, जहां था वहां रहा। बिल्कुल, आप जिस काम को सोच लेते हैं करने को, चाहे वो एग्जाम हो या कुछ भी, और लगातार उसके लिए मेहनत करते हैं, तो आपको पक्का जो सक्सेस है वो मिल जाएगी, कोई डाउट ही नहीं है उस चीज में। सो वेयर देर इज ए विल देर इज ए वे, सो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। फिल इन द ब्लैंक्स विद एन अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। सो यहाँ पे आप अपना वही एलिमिनेट मेथड भी लगा सकते हैं, एलिमिनेशन वाला, और अगर आपको अच्छे से आती है प्रेपोजिशन तो आप डायरेक्ट भी फिल कर सकते हैं। आई वॉज कॉशन्ड डैश बिलीविंग रूमर्स, रूमर्स के विरुद्ध, मतलब मुझे मतलब क्वेश्चन किया गया कि रूमर्स को बिलीव नहीं करना है। क्वेश्चन अगेंस्ट होता है, क्वेश्चन अगेंस्ट, किसी चीज के विरुद्ध मतलब अगेंस्ट आपको क्वेश्चन करना। सो या तो बी होगा या डी होगा। चिल्ड्रन क्वेरल डैश ट्रिवियल मैटर्स, क्वेरल ओवर, ओवर किसमें नीचे है, सो डी लग रहा है भाई अभी तो बिल्कुल। क्वेरल ओवर मतलब ट्रिवियल, ट्रिवियल का मतलब होता है देखो, वाया का मतलब होता है रोड, जैसे ओब्वियस, ऐसी क्लियर चीज जो कि बिल्कुल जैसे रोड के ऊपर पड़ी हुई दिखाई दे रही हो, इसीलिए ओब्वियस का मतलब होता है बिल्कुल क्लियर, ओब्वियस है यार ये चीज। तो ऐसे ही वाया, क्योंकि वाया का मतलब रोड होता है ना, रूट वर्ड का। सो वहां से बना है ट्राइविया, ट्राई का मतलब 3 होता है ना, ट्राइंगल सुना होगा ना, 3 साइड होती हैं, वैसे ही ट्रिवियल जहां 3 रोड मिलते हैं। तो जहां पे 3 रोड मिलते हैं वहां पे आप लोग अगर दोस्त के साथ जा रहे हो तो कैसी बातें करोगे, वहां पे इंपॉर्टेंट बातें करोगे या फटाफट उस जगह को क्रॉस करोगे। आप बोलोगे वहां पे तो बस चलते चलते अनइम्पोर्टेंट बातें ही हो सकती हैं, इसीलिए ट्रिवियल का मतलब होता है अनइम्पोर्टेंट। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो चिल्ड्रन जो बच्चे जो होते हैं वो अनइम्पोर्टेंट या फालतू की छोटी छोटी चीजों के ऊपर झगड़ते रहते हैं, है ना, ये मेरी गाड़ी, ये मेरी मतलब खिलौना किसने तोड़ दिया, मेरी चॉकलेट खा ली, इस टाइप से। चिल्ड्रन क्वेरल ओवर ट्रिवियल मैटर्स, द रिफ्यूजीज हैव इनक्रोच्ड अपॉन हिज लैंड। इनक्रोच्ड अपॉन का मतलब होता है उसको इनक्रोच कर लेना, कब्जे में ले लेना। सो आई प्रिवेल्ड ऑन हिम, प्रिवेल्ड ऑन हिम का मतलब होता है कि आप हावी हो गए, आपने अपनी बात को मनवा लिया। सो आई प्रिवेल्ड ऑन हिम टू ज्वाइन द पिकनिक। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। द पुलिस कुड नॉट एस्टेब्लिश हाउ द एक्सीडेंट केम अबाउट। केम अबाउट का मतलब होता है हैपन, कोई चीज कैसे हुई, और ऐसे ही कम अक्रॉस होता है, केम अक्रॉस होता है, किसी भी चीज अचानक सामने आना, केम अक्रॉस। सो केम अबाउट मतलब कोई भी चीज हैपन होना, होना घटित होना कोई भी चीज। सो ऑब्वियसली बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 52, स्पोर्ट द वन करेक्ट सेंटेंस अमंग द फॉलोइंग। ये 4 सेंटेंस हमारे सामने दिए गए हैं, इनमें से हमें करेक्ट सेंटेंस बताना है। तो ये बताओ भाई, यहाँ पे जो लेडी की बात की जा रही है, द लेडी सिटिंग बिसाइड यू इज माई नेबर इन व्हाइट ड्रेस। आपको ऐसा लग रहा होगा कि अरे अलग अलग चीजें अलग अलग जगह एडजस्ट कर रखी हैं, बिल्कुल ऐसा ही हो रखा है इसमें। व्हाइट ड्रेस जो बात कर रहा है, ये व्हाइट ड्रेस लेडी पहनी हुई है, सो इस ड्रेस को लेडी के साथ आना चाहिए। जैसे द लेडी इन व्हाइट ड्रेस सिटिंग बिसाइड यू, जो कि तुम्हारे साथ में बैठी हुई है, इज माई नेबर, वह मेरी पड़ोसी है, ये बात ये कहना चाह रहा है। सो ये हो गया करेक्ट सेंटेंस। बाकी में क्या गलती है देखो, जैसे बी है, माई नेबर सिटिंग बिसाइड यू इज द लेडी इन व्हाइट ड्रेस, कि वो लेडी है व्हाइट ड्रेस में, जो मेरी पड़ोसी तुम्हारे पास में बैठी हुई है, इज द लेडी, वो लेडी है इन व्हाइट ड्रेस। तो ये कोई सेंस नहीं निकल रही। लेकिन यहीं पे अगर डी देखोगे आप, द लेडी इन व्हाइट ड्रेस, कि जो लेडी व्हाइट ड्रेस, यहाँ पे एडजेक्टिव क्लोज है कि जो व्हाइट ड्रेस में बैठी हुई है, सिटिंग बिसाइड यू, तुम्हारे साथ में, इज माई नेबर, वो मेरी नेबर है। सो और सी वाला देखो, द नेबर सिटिंग बिसाइड यू इन व्हाइट ड्रेस इज माई लेडी, ये तो बिल्कुल ही अनर्थ हो गया कि जो पड़ोसी है जो तुम्हारे साथ में बैठी हुई है इन व्हाइट ड्रेस, वो मेरी लेडी है। मतलब नॉर्मली ऐसा वाइफ के लिए बोला जाता है, ठीक है। सो ये गलत है, ये बिल्कुल ही गलत हो गया, सेंस ही गलत हो गई। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब ए बी सी गलत है, ओनली डी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 53, आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ साइंस बिकॉज इट वॉज टू डिफिकल्ट, व्हाट डज ड्रॉप्ड आउट मीन इन दिस कॉन्टेक्स्ट। एक बात बताओ भाई, आपने सुना होगा कि जो काफ़ी बड़े बड़े लोग हैं जो कि अपना बिजनेस के फील्ड में अच्छा करते हैं, वो कॉलेज ड्रॉप आउट हैं। तो कॉलेज ड्रॉप आउट बोलते हैं, तो क्या मतलब होता है उस चीज़ का? कॉलेज ड्रॉप आउट का मतलब होता है उन्होंने कॉलेज क्विट कर दिया था, उन्होंने कॉलेज को क्विट कर दिया था पढ़ाई पूरी करने से पहले ही। सो ड्रॉप आउट का क्या मतलब होता है? क्विट कर देना। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, ही हैड ऑलरेडी पब्लिश्ड ए नोवेल एंड इट वॉज एन अनएक्सपेक्टेड सक्सेस। कई बार क्या होता है कि अनएक्सपेक्टेड सक्सेस का मतलब होता है कि आपने वैसा एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ था कि इतना कुछ सक्सेस मिल जाएगा। ही थॉट हिज, तो उसने सोचा कि अरे यार उसकी तो किस्मत ही निकल पड़ी। सो इस बात को जो आप हिंदी में बोलते हो कि उसको लगा उसकी किस्मत ही निकल पड़ी, फॉर्चून वाज मेड बोला जाता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। यू कैन टेक 2 ways टू गो देयर। भाई वहां जाने के 2 रास्ते हैं, ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, या फिर वहां पहुंचने के 2 रास्ते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। यहां तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं। वन इज वॉकिंग अलोंग विक्टोरिया लेन, एक तो विक्टोरिया लेन से हो गए हैं, एंड और जो ये दूसरा है, तो जब 2 चीजों के बीच में चॉइस की बात आती है तो उसके लिए यूज किया जाता है द अदर वन, कि एक रास्ता तो ये है और दूसरा वन, द अदर इज टेकिंग द बस V12, कि दूसरे V12 बस लेके आप आ सकते हो। सो द अदर इज द करेक्ट ऑप्शन। द अदर का मतलब तब यूज किया जाता है द अदर जब 2 चीजें आपको अल्टरनेटिव दे रखे हो और 2 में से एक की बात हो चुकी है और आप दूसरे का डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो बोलते हैं द अदर वन। सो द अदर, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नोटिसिंग द चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द ऑफिसर, कि भाई जो बिहेवियर था ऑफिसर का, उसमें जो चेंज था वो नोटिस किया जैसे ही कैडेट्स ने। द कैडेट्स रिटर्न टू देयर पोजीशन, कैडेट्स अपनी अपनी पोजीशन में चले गए। सो नोटिसिंग यहाँ पे क्या है? देखो, जब भी किसी वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिया जाता है, ठीक है, देखो वर्ब के साथ आईएनजी लगता है और अगर उसको सब्जेक्ट की जगह यूज किया जाता है तो उसको बोला जाता है जीरंट। एक लाइव एग्जांपल, जैसे स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो स्विम वर्ब है, आईएनजी लगते ही क्या बन गया? V1 प्लस आईएनजी, जीरंट का काम करता है। जब वर्ब के साथ आईएनजी लगा के सब्जेक्ट का यूज की तरह यूज करते हो तो वो कहलाता है जीरंट। क्लियर टू एवरीवन? अब देखो, अगर वर्ब के साथ आईएनजी लगा के अगर आप एडजेक्टिव का यूज करें तो उसको बोला जाता है पार्टिसिपल। सो यहाँ पे जो नोटिसिंग है वो एज ए पार्टिसिपल यूज हुआ है। नोटिसिंग द चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द ऑफिसर, द कैडेट्स रिटर्न टू देयर पोजीशन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन योर क्लास कम फ्रॉम कोरिया? क्योंकि स्टूडेंट्स प्लूरल है तो SEIS तो लगेगा नहीं आगे, सिंगुलर होता तो SEIS लगाते हम। और जब आपको एक जनरल सेंस में बात करनी हो कि वो काम डेली होने वाला है तो डेली उतने लोग आते हैं। सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन योर क्लास, जब एक जेनरिक बात की जाती है तो आप प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। सो यहाँ पे हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन योर क्लास कम फ्रॉम कोरिया, सो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर।
देखो भाई, शूडोनिम हमें एक चीज पता है, NYM जहां पे आ जाता है तो उसका मतलब होता है नेम। कैसे पता, थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर चुके हो। सिनोनिम वर्ड सुना हुआ है ना, मतलब सेम नेम सिनोनिम। एंटोनिम वर्ड सुना हुआ है ना, बिल्कुल सुना होगा। होमोनिम भी सुना हुआ होगा आपने। सेम वे में शूडोनिम, शूडोनिम का मतलब होता है, ये तो स्पेलिंग गलत है, PSEU होता है, तो ये वाली करेक्ट हो गई, PSEUDONYM। NYM मतलब नेम। शूडोनिम का मतलब होता है एक शूडो नाम ले लेना, मतलब एक फिक्टिशियस नाम ले लेना, एक नकली नाम रख लेना जो एक्चुअल नाम नहीं। जैसे मान लो सलमान खान किसी मूवी में काम कर रहे हैं और वो अपना नाम राहुल रख लें, सो राहुल क्या है, शूडोनिम है। नॉर्मली कब यूज होता है, जब कोई राइटर वगैरह बुक लिखने के लिए अपना शूडोनिम यूज करते हैं, मतलब अपना एक्चुअल नाम यूज ना करके दूसरे नाम से लिखते हैं, सो उसको बोला जाता है शूडोनिम, वो फिक्टिशियस नेम जो होता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। स्पेलिंग आप देख लीजिए, मेन ये स्पेलिंग मिस्टेक था, साथ साथ मीनिंग भी आपको बता दिया गया है। डैश पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स आर एक्सपेंसिव, मैनी इंडस्ट्रीज हेजिटेट टू अडॉप्ट देम। अब ये बताओ, इंडस्ट्रीज जो है वो हेजिटेट कर रही हैं, मतलब संकोच कर रही हैं, तो कोई ना कोई दिक्कत होगी, पीछे कारण बताया गया होगा। क्योंकि पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स एक्सपेंसिव हैं, बिकॉज BECAUSE, बिकॉज पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स आर एक्सपेंसिव, मैनी इंडस्ट्रीज हेजिटेट टू अडॉप्ट देम। सो C is the correct answer. I hope this is clear to everyone. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। Their audience dash their trusted friends, critics and mentors. अब देखो यहाँ पे अपने पास दो ऑप्शन है, इंक्लूडेड या इन्वॉल्व। तो इंक्लूड कब यूज करते हैं आप, कि उनकी ऑडियंस में कौन कौन शामिल थे। सो ऑडियंस को जब आप एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि ऑडियंस के अंदर ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे, तो आता है इंक्लूडेड। So their audience included their trusted friends, critics and mentors. They repeated their speech a number of times in order to make dash over their words. भाई जो वर्ड्स जो बोल रहे थे उनके ऊपर एक अच्छी कमांड बनाने के लिए, गुड कमांड, तो गुड कमांड यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ तो इंक्लूडेड है, यहाँ भी इंक्लूडेड है, तो ऑब्वियसली ए और डी में से कौन सा भी आ सकता है अभी तक, मतलब ए और डी लाइन में है, ठीक है, कि उनके ऊपर अच्छी कमांड बन सके, इसलिए वो बार बार चीजों को रिपीट कर रहे थे। एंड ए वे ऑफ स्पीकिंग, बार बार प्रैक्टिस करते हैं ना, ताकि आपकी अच्छी कमांड बन पाए, उस चीज पे आप अच्छे से बोल पाओ। दिस मेड देयर स्पीकिंग परफेक्ट एंड डैश, परफेक्ट एंड इमैक्युलेट। इमैक्युलेट का मतलब होता है बिना गलती के, परफेक्ट और कंजंक्शन जो होता है उसका काम क्या होता है, दो एक जैसी चीजों को जोड़ना। तो परफेक्ट और इमैक्युलेट दोनों सेम वर्ड हैं, दोनों को आप अल्टरनेटिवली एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हो। इमैक्युलेट मतलब बिना किसी कमी के, सो यहां पे आ जाएगा immaculate and also made their way of speaking perfect and faultless. So D is the correct answer. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। As a result, these are falling short of our demands. Besides, there are fewer efforts to explore dash methods of energy. Methods of energy कौन से, better method या superior method, advanced method या alternative method। तो जैसा कि आपको पता है कि एनर्जी तो हम यूज कर ही रहे हैं, मेथड्स भी हमें पता है, लेकिन हम उनको चेंज कर रहे हैं धीरे धीरे, जैसे पेट्रोल डीजल की बजाय इलेक्ट्रिक की ओर जा रहे हैं। सो सेम वे में एनर्जी बाकी चीजों के लिए भी, लाइट के लिए भी, लाइट के केस में भी हम क्या करना चाह रहे हैं, दूसरे मेथड यूज करना चाह रहे हैं, अल्टरनेटिव मेथड। लेकिन यहाँ हो सकता है आपको डाउट आ भी जाए किसी को अल्टरनेटिव में या फिर सुपीरियर में, लेकिन जब आप नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मेथड्स ऑफ एनर्जी टू मीट विद रिक्वायरमेंट्स, द अर्थ हैज ए डैश सप्लाई ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। हमें पता है कि अर्थ के अंदर लिमिटेड सप्लाई है, तो लिमिटेड अगर है तो लिमिटेड ऑप्शन किस में आ रखा है, ओनली बी में आ रखा है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। वन में क्या आ जाएगा, अल्टरनेटिव मेथड्स की, दूसरे मेथड्स की ओर जाने की अभी जरूरत है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स की तो लिमिटेड सप्लाई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ओके, देखो कुछ की प्लूरल फॉर्म ऐसी होती है कि जो थोड़ी अलग होती है, जो पता होना चाहिए। जैसे सिस्टर इन लॉ, उसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है, सिस्टर्स इन लॉ। और एरर में क्या दिया जाता है, कई बार LAW के बाद S लगा दिया जाता है, बच्चा वहां गड़बड़ कर देता है। सेम वे में वुमेन जज की का अगर प्लूरल देखना आपको तो MEN भी लगता है और आगे S भी लगता है, वुमेन जजेस। काफी सारे वुमेन जजेस जो होते हैं उनके लिए मतलब प्लूरल फॉर्म जो वुमेन जज की होती है वो होती है वुमेन जजेस। वुमेन मतलब MEN लगता है MAN की बजाय, और आगे जजेस S भी लगता है। सो दिस इज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। लिक्विड नाइट्रोजन बॉइल्स एट ए वेरी लो टेम्परेचर। द वर्ड्स बॉइल्स हियर मीन्स, बॉइल का क्या मतलब है भाई, देखो लिक्विड नाइट्रोजन जो होती है वो काफी कम टेम्परेचर पे हीट होना स्टार्ट हो जाती है, उसमें धुआं निकलना स्टार्ट हो जाता है। सो हीट्स अप टू,
इसका मतलब है हीट्स अप टू, ना कि सम अप होना या फिर अडेप्ट होना, नहीं नहीं नहीं, गर्म होना स्टार्ट हो जाती है। सो हीट्स अप टू इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। इट इज ए स्टोरी ऑफ टू मैन एंड ए बैच ऑफ डैश आर्मर्ड कार्स। दो आदमियों की और बैच ऑफ डैश आर्मर्ड कार्स, कार की बात की जा रही है। तो कार कभी डिसीज्ड तो होती नहीं, मरी हुई कार तो होती नहीं, ना ही कार डिजीज्ड होती। बीमार कार सुना है क्या कभी? नहीं होता। डिक्रेपिट बिल्कुल होती है। डिक्रेपिट का मतलब होता है जर्जर हालत होना। सो डिक्रेपिट इज द करेक्ट आंसर। डिक्रेपिट आर्मर्ड कार्स, सी इज द करेक्ट आंसर। डिफीट तो मतलब ही नहीं है, डिफीट मतलब कार का क्या डिफीट होना है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। एज सुन एज वी हर्ड द गन शॉट वी रस्ड टू द स्पॉट। देखो यहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, तो आपको दो अलग अलग मतलब इंडिविजुअल सेंटेंस दिखाने हैं, इंडिपेंडेंट अपने आप में। सो वी हर्ड द गन शॉट, और उसको आप एंड से ज्वाइन कर सकते हो, और ये दोनों अपने आप में पूरे सेंटेंस हैं, क्लोज मतलब। वी रस्ड टू द स्पॉट, वी हर्ड द गन शॉट, और एंड से आपने जोड़ दिया, तो उसका क्या फायदा हो गया? दो बार सब्जेक्ट यूज नहीं करना पड़ा, बस जस्ट वी दो बार यूज नहीं करना पड़ा, बाकी बिल्कुल अपने आप में पूरे हैं, ये इंडिपेंडेंट है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। आई न्यू दैट शी डैश मैरिड बिफोर सो आई आस्क्ड हर टू रेकमेंड ए गुड होटल। देखो हमें पता है कोई भी चीज पहले की बात की जा रही हो तो पास्ट टेंस का यूज करते हैं, और जब कोई बात पास्ट से भी पहले की बात की जा रही हो तो पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। पास्ट से पहले जाने का मतलब होता है, पास्ट से पहले जाने का मतलब होता है कि एक काम पास्ट में हो चुका है और उस काम से पहले दूसरा काम हो चुका है, तो आप पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। सो इस वाले सेंटेंस की जब हम बात कर रहे हैं, इसमें आई न्यू दैट शी डैश मैरिड बिफोर सो आई आस्क्ड हर, जब मैंने उससे पूछा, उससे पहले वो जा चुकी थी, उसको मालूम था कि वो पहले जाके आ चुकी है। सो हैड विजिटेड, पास्ट परफेक्ट आप यूज करेंगे, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट। सो हैड विजिटेड, आई न्यू दैट शी हैड विजिटेड मैरिड बिफोर सो आई आस्क्ड हर टू रेकमेंड ए गुड होटल। इसीलिए मैंने उससे गुड होटल के बारे में पूछा। मैंने ये चीज पूछी और इससे भी पहले एक पास्ट में घटना हो चुकी है, तो इसीलिए हैड विजिटेड इज द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, कहां पे आप पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। टू चिल्ड्रन वर शॉट डेड बाय ए साइकोपैथ ड्यूरिंग द कैलिफोर्निया म्यूजिक फेस्टिवल। कि दो बच्चे थे, उनको बिल्कुल मार गिराए गए साइकोपैथ के द्वारा। तो हमें पता है वॉइस चेंज करना है हमें। सो ये तो ऑलरेडी पैसिव वॉइस दिख रहा है हमें, बी या बी की कोई भी फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रखी है। सो एक्टिव वॉइस में क्या होगा कि साइकोपैथ ने दो बच्चों को मारा। सो नीचे जब आप पढ़ के देखोगे साइकोपैथ शॉट डेड, पास्ट में है, ऊपर भी पास्ट में, वॉइस में सेम रहता है टेंस, तो इसीलिए यहां भी पास्ट में है और यहां भी पास्ट रखने के लिए वर यूज किया गया है। सो ए साइकोपैथ शॉट डेड टू चिल्ड्रन ड्यूरिंग द कैलिफोर्निया म्यूजिक फेस्टिवल। डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। चलो बाकी मैं एक बार दिखा देता हूं क्या गलती है, नहीं तो आप ऐसा ना लगे कि बाकी क्यों नहीं समझाए। ए साइकोपैथ ड्यूरिंग द कैलिफोर्निया म्यूजिक फेस्टिवल वाज शूटिंग। अब ये बताओ वाज शूटिंग, तो भाई पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया ना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। वर शॉट, शॉट डेड, है ना, तो कॉन्टिन्यूअस की तो बात ही नहीं है, कंटिन्यूटी की बात नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। टू चिल्ड्रन आर शॉट डेड और वर शॉट डेड, ये तो वैसे ही पैसिव में दे रखे हैं, तो गलत हो गए, आपको तो एक्टिव बताना है। सो शॉट डेड, सो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ओके, यहाँ पे आपको अरेंज करने हैं। देखिए जब आप ए पढ़ेंगे ना, बट टुडे अडल्ट्स एज वेल एज ए ग्रोइंग नंबर ऑफ यंग पेरेंट्स आर कटिंग डाउन ऑन इनटेक ऑफ शुगर। परंतु आजकल अडल्ट्स भी और जो यंग पेरेंट्स हैं वो कट डाउन कर रहे हैं शुगर लेने में, मीठा खाने से परहेज कर रहे हैं। तो ये परंतु लगा है, तो इससे पहले कुछ ना कुछ बात हुई होगी, तभी तो आप परंतु यूज करते हैं। बिल्कुल मान रहे होंगे इस बात को। दूसरा सेंटेंस पढ़ो। Until about 2 decades ago, कि भाई 2 दशक पहले तक, becoming careful about sugar was only for diabetes, जो डायबिटीज के जो पेशेंट होते थे सिर्फ उनके लिए थी ये चीज कि वो मीठा नहीं खाएंगे, मीठे से परहेज करेंगे। बट टुडे, परंतु आज, अडल्ट्स एज वेल एज ग्रोइंग नंबर ऑफ यंग पेरेंट्स आर कटिंग डाउन ऑन इनटेक ऑफ शुगर। परंतु आजकल तो मतलब सब लोग कटिंग कर रहे हैं शुगर में। सो यहां से एक चीज तो कंफर्म होगी, बी के बाद ए आएगा, क्योंकि इसके जस्ट आगे लिंक हो रहा है। नीचे देखो, thus going zero on sugar is fast becoming a popular trend for all. Before joining this trend, doctors advise that we all need to find out whether all sugars are harmful.
तो ऑब्वियसली ये बन गया आपका BACD। सो A इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि B के बाद A आएगा और B के बाद A दो ही ऑप्शन है, या तो 1 है या 4 है, लेकिन स्टार्टिंग जो है वो आपका मतलब C के बाद D आएगा, तो C के बाद D ओनली 1 में दे रखा है। गोइंग जीरो ऑन शुगर इज फास्ट बिकमिंग ए पॉपुलर ट्रेंड, और फिर इसी ट्रेंड की बात की जा रही है आगे। बिफोर ज्वाइनिंग दिस ट्रेंड डॉक्टर्स एडवाइज दैट वी ऑल नीड टू फाइंड आउट वेदर ऑल शुगर्स आर हार्मफुल और नॉट। सो आपको ये देखना कि लिंक कैसे हो रहा है, यहाँ ट्रेंड आ रहा है, फिर इसी ट्रेंड से आगे लिंक हो रहा है, कि भाई इस ट्रेंड को ज्वाइन करने से पहले ये जानना जरूरी है। सो ऑब्वियसली 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। हर मदर सेड वी मस्ट हैव ए पार्टी टू सेलिब्रेट योर प्रमोशन। तो देखो, जैसा कि आपको पता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपका जब टेंस चेंज होता ही होता है, लेकिन मस्ट के केस में क्या चेंज करोगे, मस्ट में चेंज कर नहीं सकते मॉडल में आप, तो इसलिए मस्ट का मस्ट ही रह जाएगा, और नीचे मस्ट सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, बाकी तो किसी में है ही नहीं, हैड, शुड, वुड। सो ऑब्वियसली ए इज द करेक्ट आंसर। जस्ट आपको 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगनी चाहिए भाई इसमें। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि टेंस कौन सा यूज हो रखा है, जो उससे आपको पता लगाना है। जैसे मान लो वैसे नॉर्मल हैज हैव यूज हो रखा होता, मस्ट नहीं आ रखा होता, मस्ट हैव नहीं, मस्ट हैव एज ए मॉडल यूज हो गया यहाँ पे। अगर ओनली हैज यूज होता, हैज या हैव, तो नीचे हैड ढूंढते हैं हम। ऊपर ऑलरेडी हैड है तो नीचे भी हैड आता, तो वो ढूंढते हैं हम। तो डायरेक्ट वो चीजें आपको अच्छे से समझा रखी हैं, बार बार मतलब एवरी जो टेस्ट होता है उसमें एक्सप्लेन करते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि आपको कैसे टेंस चेक करना है। जस्ट आप टेंस देखोगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो चाहे वॉइस हो, और 5 सेकंड के अंदर आपको टिक करके आगे बढ़ना है। इन क्वेश्चंस में टाइम नहीं लगता, क्योंकि देखो भाई, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक टुवर्ड्स समवन और समथिंग। यस, देखो अब अगर ये हमने डिस्कस किया हुआ पहले, तो ये फायदा होता है आजू बाजू की चीजें डिस्कस करने का, कि पेपर में आप बाकी क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सकते हो अगर एक बार अच्छे से समझो। तो देखो हमने डिस्कस किया था, पैथोज का मतलब होता है फीलिंग, सो सिंपैथी सेम फीलिंग, टेलीपैथी, टेली मतलब होता है डिस्टेंस। कैसे पता? अरे आपने टेलीस्कोप सुना होगा ना, आपने टेलीविजन भी तो देखा है। तो टेलीविजन क्या होता है, जो आप दूर बैठ के देखते हो, भाई मैच कहीं चल रहा है और आप देख कहीं रहे हो, वही तो होता है टेलीविजन। टेलीस्कोप क्या होता है, आप दूर की चीजें देख सकते हो। सो टेली मतलब डिस्टेंस, तो टेलीपैथी एक वो फीलिंग होती है, आप दूर से किसी की फीलिंग पढ़ सकते हो कि ये दिमाग में क्या सोच रहा है। अच्छा, एंटी मतलब अगेंस्ट होता है, पैथोज मतलब फीलिंग, तो ये डिस्कस भी किया था हमने। एंटीपैथी का मतलब होता है डिसलाइक और हेट्रेड की भावना। सो सी इज द करेक्ट आंसर। द ऑफिसर विल रिटर्न फ्रॉम चाइना ऑन मंडे, यू कैन मीट हिम। और नीचे आपको कॉम्बिनेशन करना और सेम सेंस निकलनी चाहिए। सो यहाँ पे एक बात तो कह रहा है कि ऑफिसर जो चाइना से मंडे को आएगा मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है। यू कैन मीट हिम, तो नीचे देखते हैं, यू कैन मीट द ऑफिसर व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम चाइना ऑन मंडे। रिटर्न तो पास्ट हो गया ना, यू कैन मीट द ऑफिसर व्हेन ही विल रिटर्न फ्रॉम चाइना ऑन मंडे, बिल्कुल भी ठीक है। मतलब आप उससे मिल सकते हो जब वो चाइना से मंडे को वापस आएंगे, विल आ गया ना। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया सम इंडस्ट्रीज विल हैव टू बी बॉट विद इन पब्लिक ओनरशिप एंड कंट्रोल। अगर आपने इकोनॉमिक्स थोड़ी बहुत पढ़ी है, तो पब्लिक ओनरशिप का मतलब होता है गवर्नमेंट के कंट्रोल में लाने की बात कर रहा है, कि गवर्नमेंट को उनकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। सो दैट इज कॉल्ड पब्लिक ओनरशिप एंड कंट्रोल फॉर, अदरवाइज रैपिड ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी में भी इम्पॉसिबल। कि भाई ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो रैपिड ग्रोथ जो है ना इकोनॉमी की, वो नहीं हो पाएगी, वो इम्पॉसिबल है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। माई अंकल सेड जस्ट माई लक आई हैव मिस्ड द बस अगेन। ऐसा बोल देना अब हिंदी में, ओके ये देखो मेरी किस्मत, फिर से बस छूट गई। तो इस चीज का मतलब ये नहीं होता कि आपकी अच्छी किस्मत है, भाई बस छूट गई तो आपकी खराब किस्मत ही बोलना चाह रहे हो ना आप, लेकिन बोलने में ऐसा बोल देते हो, ये देखो मेरी किस्मत फिर से ऐसा हो गया। ऐसा ही इंग्लिश में बोलते, जस्ट माई लक आई हैव मिस्ड द बस अगेन। सो इसका मतलब है कि लक खराब है। सो माई अंकल एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज अनलकी एज ही हैड मिस्ड द बस अगेन, क्योंकि उसने दोबारा बस मिस कर दी। तो ये बिल्कुल सही है, एक्सक्लेम कर रखा है इन्होंने, एक्सक्लेमेटरी साइन है तो इसीलिए एक्सक्लेमेशन लगाया है। और आई हैव है तो हैव का क्या हो गया, हैड हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाले में क्या गलती है? माई अंकल सेड ही वॉज लक्की। लक्की कैसे है भाई, ट्रेन वो बस छूट गई है उसको परेशानी होगी। माई अंकल एक्सक्लेम्ड दैट ही इज वंस, इज कैसे आ गया, इसका मतलब ही नहीं, ऊपर हैव यूज हो रखा है तो इनडायरेक्ट में आपका हैड हो जाएगा। मतलब आपको एक स्टेप पीछे जाना होता है। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है ना हैव, तो पास्ट परफेक्ट हैड हो जाएगा। सो ऑब्वियसली ए इज द करेक्ट आंसर एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। देखो, व्हाई डजंट मॉम बेक कुकीज एनीमोर।
इसका मतलब है कि आजकल मॉम कुकीज क्यों नहीं बनाती, पहले तो बनाती थी। तो जब भी अगर क्वांटिटी की बात की जाए तो ऐसे लिखा जाता है, एनी और मोर अलग अलग लिखा जाता है जब क्वांटिटी की बात की जाए। और जब टाइम की बात की जाए कि भाई आजकल ऐसा नहीं होता, पहले तो ऐसा होता था, तो जब टाइम की बात की जाए तो एक साथ आते हैं एनी मोर। सो बी इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे टाइमिंग की बात की गई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। पे अटेंशन टू योर वर्क डैश यू विल नॉट मेक मिस्टेक। देखो बोल रहा है कि अपना काम की ओर ध्यान दो ताकि आपकी मिस्टेक ना हो। सो ताकि या तब इसीलिए कि ताकि आपकी मिस्टेक ना हो, सो दैट इज द करेक्ट आंसर। अनलेस कब आता है कि जब तक ऐसा ना हो, अनलेस यू विल गो देयर यू विल नॉट फाइंड समथिंग, इस टाइप से कि जब तक ऐसा नहीं होगा। और का यूज कब होता है, ईदर और हो जाता है, ठीक है। जब ईदर के साथ सब कंजंक्शन आप अपने होते हैं ना, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कि एक के साथ दूसरा, जैसे नीदर नोर ईदर और, तो उस टाइम पे और का यूज होता है या के लिए, मतलब या तो ये चीज या फिर ये चीज। लेस्ट के साथ शुड का यूज होता है, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कि कठिन परिश्रम करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। सो यहाँ पे ओबियसली अगर आप एलिमिनेट भी करके देखोगे सो दैट ही बच रहा आपका, बाकी कोई ऑप्शन सेट ही नहीं होगा। सो पे अटेंशन टू योर वर्क मतलब क्या बन गया इसका, कि अपने काम की ओर ध्यान दें, सो दैट यू विल नॉट मेक मिस्टेक्स, ताकि आप मिस्टेक ना करें। ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। डैश आई हैव सैलेड फॉर डिनर डैश आई कैन हैव आइसक्रीम फॉर डेजर्ट। क्योंकि ये ओके ये कह रहा है कि इफ आई हैव सैलेड, आप ऑप्शन उठा के देख लो, वेदर के साथ तो और आता है, तो वेदर आई हैव सैलेड फॉर डिनर और आई कैन हैव आइसक्रीम फॉर डेजर्ट, ये तो लिंक नहीं हो रही हैं चीजें। जब आप वेदर और लगाओगे ना तो चीजें लिंक नहीं हो रही हैं। वेदर आई हैव सैलेड फॉर डिनर और आई कैन हैव आइसक्रीम फॉर डेजर्ट, नहीं, ये जो सेंस निकल रही है, जो सेंटेंस बोलना चाह रहा है उसमें तो ये दोनों चीजें लेने की बात कर रहा है, डिनर भी लेगा और आइसक्रीम एज ए डेजर्ट भी लेगा। सो ये कह रहा है कि इफ आई हैव सैलेड फॉर डिनर, कि यदि डिनर के लिए सैलेड है, देन आई कैन हैव आइसक्रीम फॉर डेजर्ट, तो फिर मैं डेजर्ट में मतलब खाने के बाद मैं आइसक्रीम ले सकता हूं डेजर्ट में, ठीक है। सो लेकिन यहाँ पे देन THAN नहीं आएगा भाई, THAN तो आता है दो चीजों के बीच कंपैरिजन के लिए, देन तब देन THEN आएगा। और नो सूनर के साथ जो देन आता है ना उसमें THAN आता है, वो भी ध्यान रखने वाली बात होती है। इस वाले केस में ऑब्वियसली इफ और देन, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, द वर्ड अकम्प्लिस मीन्स, ये वर्ड काफी बार समझाया हुआ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास में भी समझाया हुआ है। अकम्प्लिस देखो, कंपनी बीच में आ रहा है COMP, तो इसका मतलब है कंपनी, कंपनी का मतलब साथ, साथ देना। लेकिन किसी गलत काम में साथ देना, गलत काम मतलब क्राइम में साथ देना, तो वो होता है अकम्प्लिस। तो जो आपका क्राइम पार्टनर होता है, अगर कोई क्राइम किया जाता है तो उसमें जो पार्टनर होता है उसको अकम्प्लिस बोलते हैं। सो यहाँ पे चारों ऑप्शन जब आप देखोगे तो वन हु हेल्प्स इन क्राइम, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। यू आर रिक्वायर्ड टू रीअरेंज द जम्बल्ड पार्ट ऑफ सेंटेंस। ओके, तो आप दो ऑप्शन हैं, या तो पहले आप देख लो सेंस कहां से निकल रही है, या फिर आप सारे ऑप्शंस में एक बार सेट कर करके देख लो। तो हमें एक चीज तो सीधा पता चल रहा है, फॉर लॉन्ग एंड द बैकबोन ऑफ इंडिया, ऐसे पी से तो स्टार्ट नहीं होगा। सो द बैकबोन ऑफ इंडिया विल कंटिन्यू टू बी द सेम, एग्रीकल्चर हैज बीन, मतलब ये भी सेट, मतलब ऊपर से उठाते चलो ए वाले ऑप्शन से, SPQR लेके चलते हैं, एस पहले ले लिया। एग्रीकल्चर हैज बीन, फॉर लॉन्ग एंड द बैकबोन ऑफ इंडिया, नहीं सेट नहीं हो रहा, गलत, कि ये बोल रहा है कि एग्रीकल्चर हैज बीन फॉर लॉन्ग, नहीं सेट नहीं हो रहा। नेक्स्ट देखो, SQPR उठा के देखो, एग्रीकल्चर हैज बीन द बैकबोन ऑफ इंडिया, कि एग्रीकल्चर बैकबोन रहा है इंडिया की, बिल्कुल सही बात है भाई, रीढ़ की हड्डी रहा है एग्रीकल्चर, 70% जो लोग फार्मिंग करते हैं। सो एग्रीकल्चर हैज बीन बैकबोन ऑफ इंडिया, यहां तक ठीक है, इसके बाद क्यों, एग्रीकल्चर हैज बीन बैकबोन ऑफ इंडिया फॉर लॉन्ग, फॉर लॉन्ग मतलब काफी समय से, कि एग्रीकल्चर जो है बैकबोन रहा इंडिया की काफी समय से, एंड विल कंटिन्यू टू बी द सेम, और आगे भी लग रहा है मतलब ऐसा ही रहेगा, विल कंटिन्यू टू बी द सेम। सो हो गया बस, एस के बाद आ गया आपका क्यू के बाद आ गया P और P के बाद आ गया R। सो SQPR मतलब B इज द करेक्ट आंसर।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। बिफोर इट स्टार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट इज द एसेंशियल पावर द पावर टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट। तो जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट की क्या जिम्मेवारी होती है कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को स्टार्ट होने से पहले ही सेटल कर देना, यही तो एक अच्छी गवर्नमेंट का काम होता है। सो ये बात तो हमें पता है कि द पावर टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट बिफोर इट स्टार्ट्स, एस के बाद पी आएगा भाई। तो एस के बाद पी कितने ऑप्शंस में है? एस के बाद पी इन 2 ऑप्शंस में है, तो इन दोनों को उठा के देख लो। मान लो मैं ये सी लेके चलते हैं, सी में क्या है? आर क्यू एस पी। द एसेंशियल पावर ऑफ द गवर्नमेंट इज द पावर टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट बिफोर इट स्टार्ट्स। बिल्कुल सही है कि जो एसेंशियल पावर है गवर्नमेंट की वो क्या है? मैनेज करने की कॉन्फ्लिक्ट्स को, वो स्टार्ट हो उससे पहले। सो ऑब्वियसली सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। द स्काई इज क्वाइट ओवरकास्ट। ओवरकास्ट का मतलब होता है भाई काफी सारे बादल हैं, ठीक है। तो अगर बादल काफी ज्यादा हैं तो बारिश आने की संभावना ज्यादा है। तो जब ज्यादा संभावना होती है तो लाइकली यूज किया जाता है। प्रोबेबली तब यूज करते हैं जब संभावना कम होती है, और लाइकली तब यूज करते हैं जब काफी ज्यादा संभावना होती है। सो यहाँ पे अगर ओवरकास्ट इसने इसीलिए बोला है कि बच्चा समझ जाए कि भाई ज्यादा चांसेस हैं बारिश आने के। सो द स्काई इज क्वाइट ओवरकास्ट, वी आर लाइकली टू हैव रेन टुडे। ए इज द करेक्ट आंसर। When my friend suggested going to the mall for lunch, कि भाई जैसे ही मेरे दोस्त ने सजेस्ट किया कि लंच के लिए मॉल में चलते हैं, I agreed, मैं सहमत हो गया। At once, at once का मतलब होता है तुरंत, बिना किसी देरी के। बिल्कुल भूख लगी हुई थी इसको लंच के लिए, तो जैसे ही इसके दोस्त ने बोला तो ये तुरंत एग्री हो गया। सो एट वंस का मतलब होता है तुरंत, बिना किसी देरी के, इमीडिएटली। सो ऑब्वियसली एट वंस इज करेक्ट आंसर। एट लार्ज क्या होता है? एट लार्ज का मतलब होता है द क्रिमिनल इज स्टिल एट लार्ज, मतलब जो कि पकड़ा नहीं गया है, खुला घूम रहा है, तो वहां पे यूज करते हैं हम एट लार्ज। तो यहाँ पे बात की गई है इमीडिएट की। सो एट वंस, बिना किसी देरी के बोला हाँ भाई चलो एट वंस। सो ए इज द करेक्ट आंसर। इफ यू डैश एट द नेशनल लेवल गेम्स, कि भाई अगर तुम्हारी इच्छा है, इफ यू, सो यू विल हैव टू स्टार्ट गेटिंग कोचिंग इमीडिएटली। देखो इस वाले जो ये कंडीशनल सेंटेंस होते हैं कि एक काम अगर ऐसे हो तो ऐसे हो जाएगा, तो कंडीशनल सेंटेंसेस की एक पहचान होती है कि एक जो मतलब जो मेन क्लोज होता है वो तो आपका आ गया जैसे फ्यूचर में, और दूसरा इफ के साथ जो क्लोज होता है वो आपका सिंपल प्रेजेंट में आता है। किस में आता है? सिंपल प्रेजेंट में। और काफी बार एग्जामिनर क्या करता है, बच्चे को चेक करने के लिए दोनों जगह विल लगा के दे देता है। दो एक साथ फ्यूचर में क्लोज नहीं आएंगे, एक पक्का आपका प्रेजेंट में होगा। सो इफ यू विश टू पार्टिसिपेट at the national level games you will have to start getting coaching immediately. So C is the correct answer. Next देखो, I am going to see a play tomorrow evening. मैं कल एक प्ले देखने जा रहा हूँ कल इवनिंग में। So इसमें कोई दिक्कत नहीं है। I am going to see टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आपकी सही है। A play tomorrow evening सही है बिल्कुल, नो इम्प्रूवमेंट भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपको इस मतलब टू सी को चेंज करके देखना था कि इसमें कोई दिक्कत है या नहीं है। सो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, टू सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। सुमन रियली हैज डैश, शी मूव टू ए न्यू हाउस जस्ट ए मंथ बैक बट ऑलरेडी हैज ए लवली गार्डन। हार्ट ऑफ गोल्ड, हार्ट ऑफ गोल्ड तो मतलब भाई बड़ा दिल होना। ए बैड हेयर डे, ए फुट इन द डोर, ग्रीन फिंगर्स। देखो यहाँ पे आपको हिंदी बाद में बताता हूँ, पहले समझो कि गार्डन की जो मतलब एक खासियत होती है कुछ लोगों के हाथ में, क्या होता है कि जो गार्डनिंग करते हैं जहां भी जाएंगे जल्दी से तुरंत पौधे वोधे लगा के और बहुत अच्छा अपना गार्डन बना लेते हैं। सो उन लोगों के लिए यूज किया जाता है वर्ड ग्रीन फिंगर्स। ग्रीन फिंगर्स, ग्रीन मतलब होता है हरा। गार्डन में जो पौधे होते हैं उनका कलर भी होता है हरा, इसीलिए ये ईडीएम बना है। ग्रीन फिंगर्स होने का मतलब होता है कि भाई आपकी फिंगर्स तो इतनी अच्छी हैं कि तुरंत गार्डन बन के रेडी हो जाता है आपके हाथों से, मतलब जो लगाए गए पौधे हैं वो बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। इस टाइप के लिए यूज किया जाता है ग्रीन फिंगर्स। सो कह रहा है कि सुमन रियली हैज ग्रीन फिंगर्स, कि पक्का उसकी तो ग्रीन फिंगर्स हैं। क्यों कह रहा है ऐसा? क्योंकि शी मूव्ड टू ए न्यू हाउस जस्ट ए मंथ बैक, कि भाई अभी एक महीने पहले तो गई थी वो, है ना, बट ऑलरेडी हैज ए लवली गार्डन, पर फिर भी एक लवली गार्डन है उसके घर पे, तो पक्का भाई वो मतलब ग्रीन फिंगर्स हैं, मतलब अच्छा है गार्डनिंग में उसका हाथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ओके अब बारी आ गई है क्लोज टेस्ट की, मतलब आपको फिलअप्स की।
सो इन ए रेयर शो ऑफ ऑनेस्टी ए गार्डनर ऑफ द इरिगेशन डिपार्टमेंट हैज हैंडेड, कि भाई ऑनेस्टी, ईमानदारी का प्रदर्शन किया गया। क्या प्रदर्शन किया गया ईमानदारी का? कि जो गार्डनर था ना, गार्डन में जो काम करता था, गार्डनर ऑफ द इरिगेशन डिपार्टमेंट हैज हैंडेड ओवर। हैंडेड के बाद क्या आता है? ओवर। हैंड ओवर कर देने का मतलब होता है कोई भी चीज किसी को दे देना। मान लीजिए मैं आपको कोई मतलब चीफ मिनिस्टर है, अपना ऑफिस संभाले हुए, दोबारा इलेक्शन में दूसरा चीफ मिनिस्टर बन गया, तो चीफ मिनिस्टर क्या करता है? अपना डिपार्टमेंट उसको हैंड ओवर करता है। हैंड ओवर करने का मतलब अपनी पावर्स को ट्रांसफर कर देना है, दे देना किसी को। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? इन रेयर शो ऑफ ऑनेस्टी गार्डनर ऑफ इरिगेशन डिपार्टमेंट हैज हैंडेड ओवर टू द पुलिस। पुलिस को हैंड ओवर कर दिया, चीजें दे दी। क्या? 57 तोलाज ऑफ गोल्ड, सोने के 57 तोला सोना उसने दे दिया। सो ऑब्वियसली फर्स्ट आपको क्लियर हो गया होगा, 4 ऑप्शंस में चूज करना था, तो ओवर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। while working in the dash of the superintending engineers 57 तोलाज of gold dash by him recovered by him, जो उसने रिकवर किया, handed over to the police 57 तोलाज of gold recovered by him, जो कि उसने रिकवर किया। रिकवर करने का मतलब वापस उसको मिला, पहले वो रखा हुआ था जहां से। कब मिला? while working in the dash, कहां पे काम कर रहा था वो, ये आगे देखेंगे भाई। सो गार्डन में, ऑर्चर्ड में, पार्क में या फील्ड में? तो देखो ऑर्चर्ड भी हो सकता है, पार्क भी हो सकता है, लेकिन पहली बात तो यहाँ पे गार्डनर वर्ड यूज किया है। दूसरी बात आगे भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ गार्डन यूज कर रखा है इसने, तो पक्का गार्डन ही था वो। तो ऑब्वियसली ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, while working in the garden of the superintending engineers bungalow in Raipur, the dash intern has handed over the police intern, पुलिस ने वापस में क्या किया? the dash intern की वापसी में भाई उसने पुलिस को सोना दे दिया, 57 तोला सोना। वापस क्या किया कि the police intern has handed over the dash to the central excise। वापस क्या दिया गया है? ऑप्शन देखो, coins, bangles, biscuits या gold? gold ही वापस दिया गया। so the police intern has handed over the gold, हैंडेड ओवर किसको? सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम डिपार्टमेंट, कि उनको जो सोना मिला अब उसका क्या करेगी पुलिस? अपने पास तो रख नहीं सकती। तो इन टर्न मतलब नेक्स्ट टर्न में, मतलब जैसे ही पुलिस को दिया गया, इन टर्न पुलिस ने किसको दे दिया? सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम डिपार्टमेंट को वो जो सोना था वो दे दिया। किस काम के लिए? क्या प्रीपोजिशन यूज करोगे? फॉर इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के लिए। सो पुलिस ने वो सोना किसको दे दिया? सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम डिपार्टमेंट को दे दिया इन्वेस्टिगेशन के लिए। इट वॉज इन जून दिस ईयर, ये जून की बात है इसी साल की। डैश रामदयाल फाउंड ए टिनी प्लास्टिक बॉक्स, जब रामदयाल को छोटा सा प्लास्टिक का बॉक्स मिला था। तो जब के लिए आप क्या यूज करोगे? अनटिल तो आप तब यूज करते हो जब, मतलब कि ऐसा नहीं होगा जब तक ऐसा ना हो, मतलब अनटिल यू विल गो देयर, मतलब मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। अनटिल तब आप यूज करते हो जो आप एक टाइम लिमिट बताते हो। आफ्टर मतलब बाद में, व्हाइल जब की। सो ऑब्वियसली दैट ही बच गया यहाँ पे। सो इट वाज इन जून दिस ईयर दैट रामदयाल फाउंड ए टिनी प्लास्टिक बॉक्स मेटिकुलसली डैश विद पॉलीथीन। मेटिकुलसली मतलब होता है भाई बहुत ही केयरफुली काम किया गया हो कोई, तो मेटिकुलसली जो कि कवर्ड था, मेटिकुलसली कवर्ड विद पॉलीथीन, पॉलीथीन से कवर्ड हो रखा था। मेटिकुलसली मतलब बहुत अच्छे ढंग से किया गया काम, क्योंकि मेटिस का मतलब होता है फियर, और जिस काम को आप फियर से करते हैं तो उस काम में मतलब बहुत, मतलब आप गुस्ताखी का ऑप्शन नहीं होता है। सो मेटिकुलसली किया गया वो काम। अब आ गए हम 9 नंबर में। विद पॉलीथीन ब्यूरिड 6 इंचेज डैश अंडर ए बैनियन ट्री, 6 इंचेज डीप अंडर ए बैनियन ट्री, क्योंकि आपको तो यहाँ पे एडजेक्टिव की जरूरत है। सो डीप, कि इतना डीप उसको गाड़ा गया था 6 इंचेज। व्हाइल डिगिंग द गार्डन ही डैश द बॉक्स, ही पिक्ड अप द बॉक्स। पिकअप करने का मतलब होता कोई भी चीज, अरे मैं वहां जा रहा हूं, अच्छा ओके, आप उसको भी पिकअप कर लेना, अपने दोस्त को। पिकअप कर लेना मतलब ले लेना। सो सेम वे में पिकअप कर लेना मतलब बॉक्स को पिकअप कर लिया उसने, पिक अप ऊपर उठा लिया मतलब ले लिया। ही पिक्ड अप द बॉक्स एंड टुक
इट टू हिज हाउस बिहाइंड द बंगलो एंड वॉज डेजल्ड टू फाइंड, और काफी डेजल्ड था, डेजल्ड मतलब एक टाइप से आश्चर्यचकित था कि इसमें बिस्किट्स थे, बैंगल्स थे एंड कॉइन्स ऑल ऑफ गोल्ड, जो कि सब गोल्ड के थे। सो चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट की ओर। आई होप ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स आर क्लियर टू एवरीवन। ओके, ये है पैसेज आपके सामने, इस पैसेज को आप एक बार पढ़ सकते हैं। आपको जिस्ट बता देता हूं, इसमें बताया जा रहा है कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था उसके कारण बहुत ही ज्यादा दिक्कतें हो गई। ग्रीन रिवॉल्यूशन के चक्कर में मतलब क्योंकि खाद वगैरह बहुत ज्यादा यूज की गई, साल में 2 क्रॉप उगाई गई, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने के लिए, हरित क्रांति के लिए, लेकिन उसका खेती के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ा है। इस पूरे पैसेज में ये चीज बताई गई है और बाकी मैंने मेन चीजें हाईलाइट भी की हैं। एज पर द पैसेज विच कंट्री हैज द हाईएस्ट यील्ड ऑफ राइस पर हेक्टेयर। तो जब यहाँ पे लाइन पढ़ेंगे ना, डिफरेंस इज ह्यूज व्हेन कंपेयर टू चाइना, तो कंपेयर टू चाइना मतलब क्योंकि चाइना में सबसे ज्यादा होता है इसलिए चाइना से कंपेयर किया गया है। सो जो विच कंट्री हैज हाईएस्ट यील्ड, चाइना हैज द हाईएस्ट यील्ड, सॉरी इंडोनेशिया पे टिक हो रहा है, चाइना हैज द हाईएस्ट यील्ड, चाइना में सबसे ज्यादा राइस होता है। नेक्स्ट देखो, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। हाँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था काफी बच्चों के लिए, तो इसको ध्यान से देखो। द राइस यील्ड इन, इसमें सेकंड ट्रू नहीं है स्टेटमेंट। अब आप बोलोगे सेकंड ट्रू है, यहाँ पे दे रखा 39%। देखो भाई, यहाँ पे दिया गया है द एवरेज, आवर एवरेज यील्ड, कि हमारी जो टोटल एवरेज यील्ड है खेती है उसकी बात की गई है 39% चाइना के कंपेरिजन में। लेकिन अगर जब राइस अकेले की बात की जाए ना, तो अकेला राइस की जब हम बात करते हैं तो फिगर क्या है 46%, और यहाँ पे ओनली राइस बोला गया है। द राइस यील्ड इन इंडिया इज बिलो दैट ऑफ चाइना 39 नहीं भाई, ये 46% फिगर है। सो ऑब्वियसली सेकंड स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, सेकंड के केस में 46% आना चाहिए था। सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। व्हाट डज द ऑथर सजेस्ट टू एनहेंस द इनकम ऑफ फार्मर्स। तो क्या इनहेंस के लिए क्या बोला गया है, उनका बोला गया है कि जो फार्मर्स हैं, आप भाई पूरे देश में इसको जब आप पढ़ोगे तो समझ आएगा, इसमें अंदर यहाँ पे बात की गई है कि आप बात कर रहे हो कि बाकी सबको तो फूड सिक्योरिटी देने की, लेकिन जो फार्मर फूड हमें प्रोवाइड कर रहा है आप उसको क्यों नहीं दे रहे हो, क्या इनकम सिक्योरिटी। सो इनकम सिक्योरिटी देने की बात की गई है, जो कि सेकंड ऑप्शन है, विच इज करेक्ट आंसर। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। द पर्पज ऑफ दिस पैसेज इज टू, क्या पर्पज है इस पैसेज का। इस पूरे पैसेज में एक ही बात बताई गई है कि कॉन्सिक्वेंसेज क्या हुए ग्रीन रिवॉल्यूशन के। सो 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, एज पर द पैसेज व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ डिक्लाइन इन द इनकम ऑफ फार्मर्स, कि फार्मर्स की इनकम क्यों कम हो गई। तो ये लाइन क्लियर कट दी हुई है, बट द ग्रोथ इन द प्रोडक्टिविटी हैज बीन स्टैग्नेंट इन रिसेंट ईयर रिजल्टिंग इन सिग्निफिकेंट डिक्लाइन टू द इनकम ऑफ फार्मर्स। सो क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो गया है इसीलिए फार्मर्स की इनकम कम हो गई है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्यों कम हो गया है, क्योंकि पहले ही मतलब बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड वगैरह यूज करके, फर्टिलाइजर यूज करके आपने बहुत ज्यादा मतलब बिल्कुल जान निकाल दी जमीन की, और अब वो जमीन उतनी उपजाऊ नहीं रही है, तो उसको टाइम चाहिए, लेकिन आप टाइम दे नहीं रहे हैं उसको अपने उपजाऊ शक्ति वापस गेन करने का। सो इसीलिए बोला गया है कि उनकी इनकम इसलिए कम हो गई है क्योंकि एग्रीकल्चर अब प्रोडक्शन कम होता है। सो 2 इज द करेक्ट आंसर। लास्ट वन, सिनोनिम ऑफ इंसेंटिव। ऐसा बोलते हैं, अरे यार वो एक ऐसी प्राइवेट कंपनी में काम करता है जहाँ पे बहुत सारे इंसेंटिव्स मिलते हैं उसको। इंसेंटिव्स क्या होते हैं, आपको घर तक जाने के लिए गाड़ी मिल जाए, और आपको हॉलीडे ट्रिप मिल जाए, छुट्टी मिल जाए कहीं जाने के लिए, या आपको विदेश की टिकट मिल जाए, विदेश यात्रा मिल जाए। तो ये सब इंसेंटिव्स होते हैं। इनका काम क्या होता है, कंपनीज क्यों देती हैं इंसेंटिव्स। कंपनीज इंसेंटिव्स इसलिए देती हैं ताकि आप और अच्छे से काम करें, आपको बूस्ट करने के लिए, ताकि आपको मोटिवेट रहें आप। तो ये एक आपके लिए स्टिमुलस का काम करता है। स्टिमुलस मतलब जो चीज आपको एकदम उकसाती है कुछ करने के लिए, तो वो स्टिमुलस होता है। सो सिनोनिम क्या हो जाएगा, स्टिमुलस। डी इज द करेक्ट आंसर। I hope this is clear to everyone and I hope you enjoyed the class and you enjoyed the solution. Thank you everyone. Bye bye.